एक्शन बाजार में थोड़ा सुधरते हुए दिख रहा है। आज वैसे एक और कंसोलिडेशन वाला दिन है, बट स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन आपको दिख रहा है। थोड़े वॉल्यूम्स आज कम है, त्योहारी सीजन है, धनतेरस सब मना रहे हैं और दिवाली पर भी सबकी नजर बनी हुई है। उससे पहले आखिरी 1.5 घंटा बाजार का देखते हैं किस तरफ आपको मूव आते हुए दिखेगी। फिलहाल थोड़ा सुस्त माहौल जरूर है, बट इस सुस्त माहौल को चुस्त करने के लिए हम हैं तैयार। स्वागत है आपका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। एक्शन स्क्रीन पर आपको बाजार पे आते हुए दिख रहा है। एक बार पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है वो जान लेते हैं और फिर देखते हैं बाजार की चाल कैसी रहने वाली है। धनतेरस का तो मौका है ही। बाजार में आप देख रहे हैं निचले स्तरों से एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। दिन की ऊंचाई पर निफ्टी है, बड़ी गेंस नहीं है, बट हाँ 19,400 के आसपास निफ्टी अब आपको आते हुए दिख रहा है। निफ्टी बैंक यहां भी 200 अंकों की रिकवरी के साथ 43,700 के पार आपको जाते हुए दिखेगा। मेटल्स और पीएसयू शेयर ये बाजार की तेजी के एक्शन में अब आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऑटोज यहां से थोड़ा दबाव बनते हुए दिख रहा है। आईटी यहां का भी पार्टिसिपेशन इस समय थोड़ा मिसिंग आपको आते हुए दिखेगा, बट उतने खराब बाजार के मूड इस समय नहीं है जितना शायद सुबह जो सुस्ती थी उसके बाद थ्रू द डे आपने रिकवरी आते हुए देखी। डाउ फ्यूचर्स यहां पर 60 अंकों की बढ़त आपको दिख रही है। यूरोप के बाजारों में भी चौतरफा तेजी है। तो कल एक बार के लिए अमेरिकी तेजी पर पॉज जरूर लगा था, अब वापस आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं बाजार। और हमारे बाजार भी कुछ ज्यादा खराब मूड में नहीं है। एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट पुलअप करिए। जो सुबह की सुस्ती थी वहां से फिर आपने थ्रू द डे रिकवरी ही देखी है, उसके बाद बाजार आपके लिए दोबारा फिसले नहीं है। बैंक निफ्टी में भी आपने सिमिलर ही एक्शन देखा है। रिकवर करके इस समय सपाट है निफ्टी, रिकवर करके करीब 50 अंक ऊपर है बैंक निफ्टी इस समय। बट जो सुबह की नरमी थी, जो डेज लो था, वो एक बार के लिए सुबह आपका बन गया। पहले आधे घंटे में डेज लो बना और उसके बाद दोबारा बाजार ने उसको टेस्ट नहीं किया। तो ये एक अच्छे संकेत बाजार के लिए आ रहे हैं। 330 के आसपास आपने आते हुए दिखा है। बाजार का एक मुनाफा वसूली का एक्शन था और उसके बाद आपने एक बढ़िया एक्शन इस पर देखा है। आइए एक्शन में बाजार आपको बढ़िया दिख ही रहे हैं। थोड़ी रिकवरी आ रही है। स्मॉल और मिड कैप में भी आपने रिकवरी देखी है। स्मॉल कैप आपका 0.5% ऊपर आ चुका है, तो वहां से भी आपके एक मूव अच्छी बन रही है। देखते हैं यहां से एक्शन आपका कैसे बनेगा। और 19,400 के आसपास ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, क्या आखिरी 1.5 घंटे में बाजार आपके लिए यहां से मूव के लिए तैयार है। थोड़े बाजार हल्के हैं इस समय, कुछ ज्यादा एक्शन वहां पर नहीं है, बट मूव आ सकती है। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है संडे इवनिंग को, उससे पहले हम हैं ठीक ठाक माहौल में। आइए बात करते हैं कुशल से और बात करते हैं अरमान से, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से अभी भी नंबर्स कुछ आने बाकी हैं। निफ्टी से कोल इंडिया, साथ ही ओएनजीसी और आइशर मोटर्स के नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से बायोकॉन, ग्लेनमार्क, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के तो नंबर्स आ चुके हैं। हिंदुस्तान कॉपर समेत टाटा केमिकल्स, सेल और सन टीवी के भी नंबर्स आपके सामने आ जाते हुए दिखेंगे। अलकार्गो लॉजिस्टिक्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ बोनस इश्यू जारी करने पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और नवंबर महीने का यूएस का जो कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। जहाँ तक कल का सवाल है, कैश सेगमेंट से कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं। एपेक्स फ्रोजन, पावरमेक प्रोजेक्ट, स्टारसन प्रोडक्ट्स, साथ साथ टीजीवी स्टॉक और टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने नंबर्स घोषित करेंगे। अनंतराज है, यहाँ पर बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। रविवार दिवाली के उपलक्ष्य में लक्ष्मी पूजन यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है 6 से 7:15 तक। साथ ही भारत बनाम नेदरलैंड्स बैंगलोर में ये मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप का। सोमवार नंबर्स के लिहाज से ग्रासिम और एफएनओ स्पेस से मनप्पुरम फाइनेंस के भी नंबर्स आएंगे। साथ ही रामकृष्ण फॉर्जिंग्स यहाँ पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर चर्चा की जाएगी। एलआईसी का 1.5 साल का जो लॉक इन है 20% शेयरों पर, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही कॉनकॉर्ड बायोटेक 50% का एनकर लॉक इन 90 दिन वाला यहाँ पर भी खत्म हो जाएगा। मैक्स एस्टेट्स ये ट्रांसफर होगा T2T सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट पे। और एक नया आईपीओ प्रोटियन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग भी होने वाली है। आरईसी एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा और सिंगापुर के बाजारों में छुट्टी रहने वाली है सोमवार को। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। अरमान बताइए, खबरों में पहले तो नतीजे कौन कौन से आ गए इनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, खबरें भी हैं और नतीजे भी हैं। सबसे पहले अगर खबर पे स्टार्टिंग से फोकस करें तो एचएल यहाँ पर हेलीकॉप्टर इंजन निर्माण के लिए जेवी का जो है वो गठन किया गया है। लुपिन यहाँ पर बात करें तो अमान फार्मा के साथ इन्होंने करार किया है और ये अगर आप देखें एक दवा है उसकी बिक्री के लिए करार करते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर आईटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का कंपनी के पक्ष में फैसला आया है। 3,320 करोड़ के टैक्स मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखा है। वेल्सपन कॉर्प यहाँ पर अगर आप बात करें तो सब्सिडरी ने सऊदी अरामको के साथ करार किया है और ये ईस्ट पाइप्स के सऊदी अरामको के साथ करार करते हुए दिखे हैं। करीब लगभग 1,000 करोड़ का ये करार होता हुआ दिखा है। एजेस ट्रांजैक्ट यहाँ पर एसबीआई से 1350 से अधिक एटीएम का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है।
नतीजों में M&M यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आपको मुनाफे में 67% के आसपास का उछाल दिखेगा, आय में लगभग 17% का उछाल है। मार्जिन जो हैं वो भी इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 16% से बढ़कर 17.1% पर आते हुए दिखे। अनुमान 13.5% का था, तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। इप्का लैब यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय लगभग 27% बढ़ी है। मार्जिन 16.3% से गिरकर 15.8% पर आते हुए दिखे हैं। हिंडाल्को यहाँ पर भी नतीजे आपको ओवरऑल अनुमान से कमज़ोर ही दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा जो है वो लगभग 4.7% ही यहाँ पर बढ़कर आया है। मार्जिन्स में बढ़त है, पर कंपैरेटिवली अनुमान से फिर भी कम है। 9.5% से बढ़कर 10.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में ब्लॉक डील्स के हिसाब से बात करें, पेट्रोनेट LNG जहाँ पे 61 लाख शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे, जो कि 0.4% इक्विटी है। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 10 लाख शेयरों के सौदे होते हुए दिखे। ओके, ज़्यादा अभी तक नतीजे आए नहीं है। यस, चलिए, अभी तक नहीं आए बट अब आने वाले। एक्शन पैक्ट रहेगा ये आने वाला आधा घंटा, 1.5 घंटा माफ कीजिएगा। आइए, हमारे सारे मेहमान भी हैं तैयार, करते हैं उनका भी स्वागत। शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बंसल जी तो शो में आ ही चुके हैं, शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार, साथ ही हिमांशु जी हैं, वागले साहब हैं और आशु जी भी हैं। सुमित जी का भी करते हैं स्वागत। तो फुल हाउस है हमारा एक्सपर्ट्स का और दमदार कॉल्स भी आपके लिए आने वाली हैं। और इस समय कतार में सबसे आगे हैं बंसल जी। आइए करते हैं उनसे शुरुआत। बिगुल चार्ट कॉर्नर। गुड आफ्टरनून बंसल जी, बताएं सर। देखिए, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, कॉल्स दूं चार्ट कॉर्नर के उससे पहले जो आपने बोला है बताएं, तो देखिए वो साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड है। अनिल जी नहीं है और कुणाल जी भी गायब है, जो चीज मैं बार बार बोलता हूँ। कुणाल जी का पता नहीं क्या नाता है। दीपांशु कुछ कीजिए आप। जिस दिन अनिल जी एब्सेंट होते हैं, कुणाल जी अपने आप गायब हो जाते हैं। और देखिए, इतने बदमाश हैं अपने मित्र, मतलब कि अपने वैलेंटाइन आशु जी को भी नहीं बताते वो पहले से कि मैं जा रहा हूँ, ताकि आशु जी स्टूडियो का प्रोग्राम बना लें और कुर्सी पे बैठ जाएं आपके आसपास आके, हाईजैक कर ले। मतलब कि आशु जी को भी नहीं बताते हैं। इसलिए तो पहले नहीं बताते ना, पता है आशु जी क्या करेंगे, इसलिए तो पहले नहीं बताते हैं। पहले बता देते तो आशु जी यहीं पे साइड में बैठे होते ना अभी। आशु जी तो आज ट्रैक्टर चलाने में ऐसे खुश हैं ज्यादा ना साइंस। हाँ, जी। और आप मानेंगे, उसको जूम करके देखा मैंने उनके ट्रैक्टर वाले वीडियो को, मतलब कि फिर मेरे को मालूम नहीं था, अंत में क्लोजअप में दिखाएंगे, शक्ल भी दिखाएंगे। तो वो होता है ना दीपांशु, जैसे वो गोवा वगैरह में हवा में उड़ते हैं तो किसी और की फोटो दिखा देता है आदमी। शुरू में तो आशु जी दिख नहीं रहे थे, जब बाद में आशु जी दिखे, खैर हमने तो जूम करके देख लिया था। तो एक चीज तो दीपांशु ये साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड है कि जब जब अनिल जी नहीं होते हैं, कुणाल जी भी गायब हो जाते हैं। और दूसरा, जो कुणाल जी की एब्सेंस में मैंने एक बिगुल में 2 कॉल लेने की प्रथा शुरू करी है, वही कर रहा हूँ। तो पहली खरीदारी की राय है दीपांशु, खरीदारी की राय दूं पहले, है कि दोनों फ्यूचर सेगमेंट के हैं और कैश में लेने की राय है। पहली है NMDC, जिसमें हम रेगुलरली बुलिश हैं। और दीपांशु, आपकी तो मेमोरी काफी फास्ट है, 218 220 के लक्ष्य में 150 से बोल रहा हूं। अब नीट क्लीन क्लियर बड़े चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट NMDC में देखने को मिल रहा है। 14 तारीख को इसका नतीजे मोस्ट लाइकली अच्छे आने चाहिए, तो तेजी से भाग सकता है। 168 169 के चल रहा है, कैश में लें अपनी क्षमता अनुसार। 154 का लगाना है स्टॉप लॉस। डिलीवरी में खरीदारी की राय है, 218 220 के टारगेट हैं। दूसरी खरीदारी की राय है अशोक लीलैंड पर, इसको भी कैश में खरीदना है। 173 के अराउंड चल रहा है। 164 का क्लोजिंग बेसिस का कैश सेगमेंट के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 200 से 210 के टारगेट के लिए अशोक लीलैंड पे खरीदारी की राय है। दीपांशु, दोनों स्टॉक्स पे हाई कन्विक्शन है, अपनी क्षमता अनुसार कैश के अंदर खरीदारी की राय है। रख लीजिए, ये आपके लिए बंसल जी की राय आ रही है और दोनों पर इंतजार करिए। 218 से 220 के टारगेट आपको NMDC में आते हुए दिखेंगे, 200 से 210 के टारगेट्स आपको अशोक लेलैंड में आते हुए दिखेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर ही ये दोनों काउंटर ट्रेड भी कर रहे हैं। खरीदारी करके चलिए, हाई कन्विक्शन कॉल आ रही है बंसल जी की तरफ से। तो चलिए रखेंगे नजर, अशोक लेलैंड और NMDC दोनों पसंद है बंसल जी को। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए भी, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप, पहले तो सभी को, आपको, हमारे सभी दर्शकों को, पैनल में सभी मेंबर्स को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं सुबह शो पर नहीं था तो विश नहीं कर पाया। दीप देखिए, स्टॉक मेरा भी NMDC ही था जिसको बंसल जी ने कवर किया है। मुझे लगता है काफी अच्छी स्ट्रेंथ वहां पर देखने को मिली है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कवर किया है। तो मैं वहां पर एक ऑल्टरनेट ट्रेड देना चाहूंगा।
थोड़ा सा 1 से 2 दिन के नजरिए से पोजिशनल ट्रेड रहेगा। एनएमडीसी में 170 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलें। ₹5 के आसपास ये ट्रेड करता है। ₹3.5 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि 7.5 और ₹9 तक के टारगेट्स एनएमडीसी के 170 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। काफी हद तक चार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इस काउंटर में दिखाई है काफी समय से, और अब जब ये ब्रेकआउट आ रहा है तो यहाँ से 5 से 7% तक का एक बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। इसी के साथ-साथ दीप, एक्चुअली जो दूसरा ट्रेड है जो मैं कॉल अब लेना चाहूँगा वो है आरईसी में। हम देख रहे हैं कि ये लगातार ऐसा स्पेस है आरईसी पीएफसी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी के सेशन में आरईसी में जिस तरह का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। वीकली क्लोजिंग जिस तरह से स्टॉक की आ रही है, तो आरईसी में खरीदारी करेंगे। ₹324 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ₹320 के नीचे का। ₹332-335 तक के टारगेट्स आरईसी में भी मुझे लगता है कि शायद आपको मुहूर्त ट्रेडिंग तक देखने को मिल सकते हैं। आरईसी, इस पर आपको रखनी है नजर। यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हिमांशु जी, मेरी तरफ से भी, अनिल जी की तरफ से भी, जी बिजनेस के पूरे परिवार की तरफ से भी आपको भी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं, दिवाली की भी ढेरों शुभकामनाएं सर आपको भी, और साथ ही आशु सर भी हमारे साथ इस समय शो में जुड़ रहे हैं। आपको भी, विश्वेश जी भी जुड़ रहे हैं, सुबह हमारे साथ थे नहीं, तो आप सबको दिवाली की और धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे व्यूअर्स को भी एक बार फिर से धनतेरस और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। शरद जी भी हमारे साथ, सर वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया फेस्टिव सीजन के दिन हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए भी। तो आप सबका स्वागत है और त्यौहार की भी ढेरों शुभकामनाएं। बाय द वे, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भी सबसे मुलाकात करनी है, ये नहीं कि बात आज कर लिया उसके बाद दिवाली के बाद ही मीटिंग होगी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स मुहूर्त के दिन भी हमारे साथ होंगे। 5 बजे से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होने वाली है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और बिगुल सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है ₹286.50, 286.50। स्टॉक का नाम है पीएफसी। हिमांशु जी ने बिल्कुल सही कहा, पीएफसी आरईसी ये काउंटर्स में मोमेंटम बना हुआ है, तेजी का मूड बना हुआ है और कंटिन्यूस एक तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। तो पीएफसी के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक अब की बारी आने वाले दिनों में 300 का लेवल क्रॉस कर सकता है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 279 280 के पास दिखाई दे रहा है, तो 279 का स्टॉप लॉस लगा के पीएफसी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट देखने को मिल सकता है ₹295 का, दूसरा टारगेट ₹300 का। ये दोनों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट है, पोजीशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। तो 279 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 295 300 के टारगेट्स के लिए। 295 और 300 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलना है। तो पीएफसी कंसेंसस व्यू बन रहा है, एनएमडीसी आपके लिए कंसेंसस व्यू बन रहा है। यहां पर एक्शन आपको बढ़िया आते हुए दिख सकता है। तो कुछ कॉल्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा बढ़ा हुआ है। आइए आशु जी के पास भी चलते हैं और देखते हैं उनके पास कोई अपडेट है। आशु जी, बिगुल आपके लिए या कोई स्प्रेड या कॉल सर? नहीं दीपांशु, एक्चुअली क्या है कि ये मार्केट ना ऐसे जंक्शन पे आ गई है, अब थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो गई है। मैंने उस दिन एक स्प्रेड बनाया था जब निफ्टी 450 के अराउंड था कि एक छोटा सा डिप आ सकता है 350-400 पे, तो कल 400 की एक्सपायरी हुई, आज 350 खुला। तो यही दीपांशु इसके अराउंड मार्केट हॉवर करेगी। और एक और चीज मैंने दीपांशु बोली थी कि निफ्टी 19,450-500 ये आखिरी पड़ाव है, या ये एक मतलब आखिरी पड़ाव कह सकते हैं, या एक ऐसा कह सकते हैं कि ये जब यहां से क्रॉस करेगा तब एक अच्छी तेजी बनेगी जो ब्रॉड बेस बनेगी और फिर हम 20,000 के क्रॉस करने वाले लक्षण हमारे को फिर से नजर आएंगे। जब तक वो क्रॉस नहीं करता दीपांशु, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब एक ना मतलब अब दीपांशु जो आजकल जैसे वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, मतलब वो जो 22-23 ओवर से लेके जो 35-40 ओवर तक है ना, वो जो टुक टुक करना है और सिंगल डबल लेने हैं, ये वो वाला मार्केट है। वो आपको पेशेंस रखनी है, वो आपको इनडिसिप्लिन नहीं करना, क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेलनी, रन नहीं बन रहे या सिंगल आ रहे हैं तो आप उठा के मारेंगे। वही ये मार्केट का बिल्कुल टाइम चल रहा है कि अभी क्या है कि दीपांशु मतलब कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है। बड़ी मूवमेंट का मतलब है कि जब स्टॉक में कोई बहुत मजा आए, जो पिछले 2 महीने में मिड कैप्स में आया, ऐसा किसी भी स्टॉक में नहीं दिख रहा। परसों बल्कि अनिल जी एक बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि आज मैं उनको एक कॉम्प्लीमेंट करूंगा, वो आज नहीं है
क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेके बोला था कि पॉपुलर स्टॉक्स में पैसे नहीं बनेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इनमें पैसे नहीं बनेंगे। लोगों का ध्यान इनमें रहेगा क्योंकि पुरानी ग्लोरी है, मतलब इंग्लैंड टीम जैसे पुराने वर्ल्ड कप, प्रीवियस वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, और इस बार देखो क्या हाल हो रहा है कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं हो रहे। तो ये एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और टीसीएस वही है। अभी भी 2 दिन पहले भी शायद 3400 हो गया था, तो फिर ऐसे चार्ट्स वार्ट्स में दिखने लग गया था कि अब ये चलने लगेगा, और फिर देखो 50 रुपए नीचे है। सो अगेन आई वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट इन, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि पॉपुलर स्टॉक्स में पैसे नहीं बनेंगे। बट ये तो हो गई पॉपुलर स्टॉक की बात। पैसे कहाँ बन रहे हैं दीपांशु, जो अभी कॉल्स आई या 2 दिन से चल रही है या आपने देखा, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर। पीएसयू स्टॉक्स, ये पीएफसी, आरईसी, कोल इंडिया, और यही ऐसे स्टॉक्स हैं दीपांशु। एक आपको ध्यान होगा, एक ने और राकेश जी ने कई बार स्टडी शेयर की थी कि कोविड लोस के बाद, जो कोविड के बाद में रिकवरी में जो हाइस को क्रॉस कर करके स्टॉक्स आए थे, उनमें हमने आइडेंटिफाई किया था 2 स्टॉक्स, एक डीएलएफ और एक और स्टॉक था भारतीय के। इन्होंने सबसे पहले रिकवरी की। अब मैं देखूं कि 20,300 जो मार्केट पीछे गया, और 20,300 से हम 18,800 आया, 18,800 से 19,400 आ गए हैं। तो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें एक्चुअल रिकवरी आई है? वो रिकवरी जो उस रेट्स के भी क्रॉस करके चल रहे हैं, तो वो यही पीएसयू नेम्स हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक्स में तो पीएसयूज में रहना चाहिए। मेटल्स में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हिंडाल्को, मेरी कॉल चल रही है, हमने जो 4 कॉल्स दी हैं दीपांशु में इसी मतलब बात करते करते उसका भी अपडेट देता हूँ। एलएनटी, हिंडाल्को, टाटा स्टील और टाटा पावर, इन सबके 1:1 स्प्रेड चल रहे हैं। ये चारों स्टॉक्स मुझे अभी भी अच्छे लग रहे हैं, इनमें बने रहना चाहिए। मेटल एक सेक्टर है जो अभी भी लगता है मुझे, सेल, हिंडाल्को, ये सब मतलब कहीं ना कहीं इनमें मूवमेंट वापस आएगी, मतलब इन्हीं में स्ट्रेंथ आएगी। बट ओवरऑल ये मार्केट ऐसा है कि दीपांशु थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना चाहिए। आपको फोर्स कराएगा ट्रेडिंग करने के लिए। फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली चल रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है, बिल्कुल एंजॉय करें। मतलब आप कुछ मिस नहीं कर जाएंगे अगर आप 4 घंटे बाद, जैसे वो एक टीवी सीरियल है, अगर 15 दिन मिस करने के बाद देखें, 2 एपिसोड देखें, कैचअप कर लेते हैं, तो मार्केट भी उसी फेज के अंदर चल रही है। और इस फेज में कंपल्सिव ट्रेडिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में तो बैंक निफ्टी चल ही रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ होगा, 150 पॉइंट ऊपर होगा, हर वक्त लगेगा, लेकिन क्या आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत मजा नहीं आ रहा, थोड़ी सी बोरिंग मार्केट है। सो आई थिंक दैट पेशेंस इज द की। कंपल्सिव ट्रेडर्स को तो अपना मार्जिन पड़ा हुआ है, तो उनको ऑप्शन में कुछ ना कुछ करना है। बट आई थिंक एक बाय एंड लार्ज डिटेल के लिए है कि या तो पीएसयू स्टॉक्स में रहे जिनमें मोमेंटम बन रहा है, बट अभी पॉपुलर स्टॉक्स में ओवरऑल में नहीं रहे। और 19,500 अगर निफ्टी क्रॉस कर जाए, फिर आई थिंक एक बिंदास अच्छी तेजी बनेगी। एलएनटी बहुत अच्छा लग रहा है दीपांशु, हमने स्प्रेड दिया हुआ है, मतलब एलएनटी, भेल, कैपिटल गुड्स में फिर एक ट्रैक्शन लग रही है, तो ये ओवरऑल है। बट स्टॉक स्पेसिफिक जो 4 चीजें चल रही है दीपांशु, उसके अलावा कुछ मजा नहीं दिख रहा मुझे, मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिबल मूव्स नहीं दिख रहे, कन्विंसिंग मूव। कल नैल्को नीचे घट रहा था, कैसे बंद हुआ, आज देखो वो ऊपर है। हिंडाल्को के तो आई थिंक वहीं के वही मूवमेंट, मतलब रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट आने के बाद भी अगर हिंडाल्को 500 रुपए जैसा स्टॉक 2 रुपए ऊपर नीचे होता है, तो आपको मार्केट बता रही है कि अभी मैं कहीं मूवमेंट के मन में नहीं हूं। तो ऐसे में मैं यही सिर्फ बोल रहा हूं, थोड़ी शांति रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें, कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करें। थोड़ी शांति, थोड़ी पेशेंस। जो स्टॉक चल रहे हैं, मोमेंटम में है, क्वालिटी है, जहां भरोसा है, वहां रहना बेटर है। जरूरी नहीं कि हर चीज आपकी चले, बट कुछ स्टॉक्स जो आशु जी के भी रेडार पर हैं, यहां पर रखिए नजर। आइए विश्वेश जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सबको हमारे सारे दर्शक मित्र और हमारे जो पैनलिस्ट है उन सबको हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दीपावली। देखिए आशु जी जो कह रहे हैं मैं उससे पूरी सहमति रखता हूँ। मार्केट काफ़ी सिलेक्टिव है, बट एक चीज़ हो रही है कि स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स जो है वो ऊपर जाने के बाद साइडवेज होते हैं और उसके बाद में रिज्यूम कर रहे हैं अप ट्रेंड। तो एक जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एटलीस्ट लास्ट 2 वीक का, वो है मेट्रोपोलिस, अभी 1625 के आसपास चल रहा है दीपांशु। मुझे लगता है इस स्टॉक ने बहुत बड़ा बेस बनाया है लास्ट कुछ महीनों में, और ये वीक का क्लोजिंग एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट क्लोजिंग ऑफ 2023 इवन 2022 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद हम ये लेवल देख रहे हैं। तो पूरा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। 1625 के आसपास मिल रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रिकमेंड करेंगे 1575, मतलब 25 और 50 रुपये का स्टॉप लॉस माना जाएगा। बड़ा लॉट साइज नहीं, ऑलमोस्ट 400 का लॉट साइज है, तो यहाँ पे 50 रुपीज़
रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। पहला टारगेट मुझे लगता है इसमें 1700 का होना चाहिए, दूसरा टारगेट 1800 का होना चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक इतने बड़े बेस में से निकल रहा है, अगर फॉर सम रीज़न पुल बैक भी आता है दीपांशु और अगर 1600 तक मिलता है तो मुझे लगता है लेना चाहिए। डिलीवरी में भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लगता है शायद आने वाले 1 से 2 महीने में स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट 1600 से 1700 और उसके ऊपर 1800। एक स्टॉप लॉस रिकमेंड होगा 1570 का। ओके तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस। आई थिंक कल इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, आज थोड़ा सुस्त है बट वापस मूव के लिए तैयार हो रहा है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा पोजिशनल व्यू भी ले सकते हैं, डिलीवरी लेकर भी यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र, स्टॉक एक्शन में आ सकता है। एक खबर है और वो है घरेलू सोडा ऐश कंपनीज के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर। कुशल बताइए क्या चल रहा है। बिल्कुल दीप, आप देखिए घरेलू सोडा ऐश कंपनियां जैसे कि टाटा केमिकल्स, GHCL, DCW हो गए, उनके लिए काफ़ी बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है क्योंकि चीन में जो सोडा ऐश की कीमतें हैं वो 9% तक बढ़ती हुई नज़र आई हैं ओवरनाइट। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें शैंडोंग हुआयू और शैंडोंग हुआली, ये जो 2 कंपनियां हैं, इनके ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण काफ़ी सारे जो इनके प्रोडक्शंस हैं उस पर इम्पैक्ट हुआ है और इसीलिए उन्होंने उस वजह से कटौती की है। तो ऑपरेशनल इश्यूज़ की वजह से ये जो कटौती हुई है ऑफ कोर्स अभी टेम्परेरी है, बट आगे चलकर ये अगर और गहराती है तो इनके लिए जो आउटलुक है घरेलू डोमेस्टिक जितनी भी सोडा ऐश कंपनियां हैं उनके लिए ये बेहतरी की संकेत हैं और आगे चलकर इनको ये रियलाइजेशंस के लिहाज से काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। कितना बड़ा फायदा हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूं कि 10% की अगर सोडा ऐश की कीमतों में बढ़त होती है तो टाटा केमिकल्स, GHCL, DCW यहाँ पर 30% से लेकर 35% की इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये अभी टेम्परेरी फिनोमिना लग रहा है, बट ऑफ कोर्स ये आगे चलकर अगर और गहराता है तो जितनी भी ये डोमेस्टिक घरेलू जितनी भी सोडा ऐश कंपनियां हैं उनको बड़ा फायदा आगे चलकर मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। ये इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। आज ही आप कह रहे हैं दाम 9% बढ़ गए। कोई ट्रिगर? वही मैं बता रहा था कि जो 2 कंपनियां हैं ना, शैंडोंग हुआयू और शैंडोंग हुआली, यहाँ पर ऑपरेशनल इश्यूज जो हुए हैं, ऐसे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से यहाँ पर उत्पादन में कटौती की गई है। तो प्रोडक्शन कट अगर वहाँ पर हो रहा है तो इनकी डिमांड तो ऑफ कोर्स ग्लोबल स्केल पर बढ़ेगी ना। शरद जी आपसे एक बार राय लेना चाहूंगा, एक तो ये सोडा ऐश कंपनीज पर और केमिकल स्टॉक्स पर भी, क्योंकि हमने देखा है आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे थे, वहां पर एक एक्शन बना था। PI इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी बढ़िया आते हुए दिखे थे, वहां से एक्शन बना था और बाजार में भी व्यू बन रहा है कि शायद ये स्पेस बॉटम आउट हो चुकी है। आपसे राय लेना चाहूंगा एक तो ये सोडा ऐश कंपनीज पर और फिर एज अ केमिकल एज अ होल पर। सर देखिए सोडा ऐश में मुझे लगता है कि जो 3 कंपनीज का नाम लिया, DW तो मैं उतना ट्रैक नहीं करता हूँ, बट GHCL अगर आप देखें तो 4-5 के मल्टीपल पे अवेलेबल है और जैसे डिमांड सोलर में ग्लास वगैरह की वजह से और नॉर्मल एक इंडस्ट्रियल रिकवरी की वजह से स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए सोडा ऐश में, तो उसका फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। और टाटा केमिकल में भी मुझे लगता है जो वैल्यूएशंस हैं अभी वो कंपैरेटिवली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आइडियली अगर 15 टाइम पे ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से 1150-1200 तक के लक्ष्य टाटा केमिकल में भी हो सकते हैं। देव दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और ज़्यादातर US में इनके कैपेसिटीज़ हैं जहाँ पे रियलाइजेशन भी उनके प्रोडक्ट का बेटर है। GHCL वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है, हो सकता है ग्रोथ उतनी नहीं है, बट कुछ डीमर्जर वगैरह भी ये लोग कर रहे थे टेक्सटाइल वाला, वो भी जैसे जैसे मटेरियलाइज होता है वो भी फायदेमंद रहना चाहिए इनके लिए। और वैल्यूएशन वाइज GHCL काफ़ी अट्रैक्टिव है, लगभग 4-5 टाइम फॉरवर्ड पे भी मिल रहा है, 90-93 रुपये अगले साल आनी चाहिए। और अगर ये प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा मिलता है और ये सस्टेन होता है, ये ऑपरेशनल इश्यूज़ कैसे हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट अगर ज़्यादा तगड़े रहते हैं और थोड़े टाइम तक सस्टेन होता है तो प्राइसेस में थोड़ी अपसाइड स्विंग आपको और दिख सकती है, तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज को होना चाहिए। तो GHCL आप कंजर्वेटिवली भी बनिए तो 750-700 रुपये तक के लक्ष्य इसमें हो सकते हैं और टाटा केमिकल्स में 1150-1200 तक के लक्ष्य। केमिकल स्पेस में मुझे लगता है, मैं भी ये मानता हूँ कि मोर और लेस बॉटम आउट हो गया है। मुझे लगता है जो यूरोप वाली प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो गई हैं और जो उनका पावर चेन में उनको शिफ्ट करना था कोल बेस्ड उसमें, क्योंकि गैस रशिया से वो नहीं ले रहे, तो उसका फ़र्क जितना पड़ना था वो पड़ गया है। यहाँ से नॉर्मलाइज ही होना चाहिए। चाइना से सप्लाई साइड इश्यूज भी नॉर्मलाइज हो गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह जो या एक्सपोर्ट जो कर रहे थे उसमें। PI इंडस्ट्रीज़ की आपने बात की, मुझे लगता है 4500 रुपये तक का लक्ष्य वहाँ हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया प्लेस हो सकते हैं, दीपक नाइट्राइट वगैरह जितना बड़ा कैपेक्स वगैरह वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। और बालाजी एमाइंस एक कंपनी है जो मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे लगता है वहाँ बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से बननी चाहिए।
तो ब्रॉडली हाँ, इस करेक्शन के ये जो फेज गया है जहाँ प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हुई है, ज़्यादातर केमिकल कंपनीज अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं और हाई पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में आप टॉप लाइन लेवल पे भी और मार्जिन लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट लगातार इन कंपनीज में देखें, जो ग्रेजुअली वैल्यूएशन में कल्मिनेट करना चाहिए। तो काफ़ी डिसेंट अपसाइड बननी चाहिए ज़्यादातर स्टॉक्स में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ केमिकल काउंटर्स जहां पर व्यू आ रहा है शरद जी का। आइए एक डीआई पिक लेने का वक्त आ गया। दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी साडा से। मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक है प्रेस्टीज। 950 के टारगेट्स के लिए और 820 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमने देखा है कि पूरे रियल एस्टेट पैक में काफी अच्छा एक्शन और मोमेंटम बनते हुए दिखा है। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म किया है और पिछले 8 महीनों से कंटिन्यूसली हायर हाइज बनते हुए दिखे हैं। वीकली और डेली फ्रेम में भी हमने देखा है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है। प्राइस और वॉल्यूम के एक सर्च के साथ ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर है प्रेस्टीज एस्टेट्स। रियल एस्टेट स्टॉक्स में वैसे भी एक्शन बना हुआ है। 950 तक के टारगेट के लिए आप इस पर खरीदारी कर सकते हैं। बाकी रियल एस्टेट काउंटर्स भी आपको रिसेंटली अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे हैं, बट कुछ और स्टॉक्स हैं जो आपको मूव करने के मूड में दिखा रहे हैं। BHEL, इसमें थोड़ा एक्शन अभी अभी बनते हुए दिख रहा है, इस पर रखिएगा नजर। थोड़ी मूव्स इंटरेस्टिंग वाली BHEL दिखा रहा है। आइए एक बार हिमांशु जी से BHEL के चार्ट पर राय ली जाए। हिमांशु जी देखें, आज थोड़ा कैपिटल गुड स्टॉक्स में रिवाइवल का मूड दिख भी रहा है। BHEL के चार्ट पर आपकी क्या राय है सर? दीप देखिए, कल रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी और मुझे याद है अनिल जी ने कहा था कि गिरावट पर स्टॉक को खरीदारी की जा सकती है और हमने देखा कि कल के लगभग 122-123 के लो से स्टॉक ने आज 130 रुपए तक की रिकवरी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जरूर इस काउंटर में देखने को मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ से फर्दर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो 130-131 रुपए काफी बड़ा हर्डल है, जो कि स्टॉक पिछले काफी हफ्तों से फेस करता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छी कॉल राइटिंग भी इस लेवल पर देखने को मिली है। तो मुझे 130 रुपए के ऊपर अगर ये चलता है दीप, तब यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बन सकता है। तब तक फिलहाल 123-130 रुपए का एक ब्रॉडर रेंज है जिसमें शायद ये स्टॉक अभी फर्दर कंसोलिडेट होता हुआ नजर आए। यह आपके लिए BHEL जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए वागले साहब की तरफ से भी एक कॉल है तैयार। बिगुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, जी एंटरटेनमेंट में मुझे सेल कॉल आ रहा है। 250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रेक किया है, अभी 248, 50, 60 के आसपास है। मेरा मानना ये है 240 तक नीचे जा सकता है और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 251, 251.50 का। ये है आपके लिए जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर अभी एक वीकनेस पे आती हुई दिखी है। 250 के नीचे वागले साहब की सेल कॉल आती हुई दिख रही है। आइए 2:30 बजने वाले हैं और जो इस पूरे हफ्ते का हमारा ट्रेडिशन रहा है, सेठी साहब जुड़ेंगे। उससे पहले अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी है तैयार। आइए जुड़ते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा बाजार में रिकवरी वाला मूड है, बट इंडेक्स लेवल पर हम एकदम फ्लैट हैं। 25 अंक नीचे निफ्टी है इस समय 19,370 के लेवल पर। 20 अंक नीचे बैंक निफ्टी है 43,660 के लेवल पर। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट आपकी रिकवर होकर हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। 1/4% ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आपको दिखेंगे। एशिया आज कमजोर था, 0.5% से करीब 0.25% की गिरावट एशिया में आपने देखी। यूरोप में भी आधे से 0.25% की गिरावट आपको दिख रही है। कच्चा तेल आपका फ्लैट है, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 70 पॉइंट ऊपर। नैस्डैक फ्यूचर्स आपका 10 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, बट डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी चुस्ती पिछले आधे 1 घंटे में बनती हुई दिखी है। एक खराब बात है सर, रुपया हमारा आज रिकॉर्ड लो पर है। 83.40 के रिकॉर्ड लो पर फिलहाल रुपया आपको दिख रहा है, तो वहां से थोड़ी वीकनेस है। अदरवाइज बाजार में सुस्त चाल है। अमेरिकी फ्यूचर्स ठीक ठाक इस समय कारोबार कर रहे हैं। बताएं सर क्या करना चाहिए इस समय? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए बिल्कुल अच्छे सपोर्ट लेवल से बाजार ने रिकवरी की और बाजार का पिछले 4-5 दिनों का आप ट्रेंड देखिए। ये कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी कमजोरी होती है और सेकंड हाफ में रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है। 19,300-325 के आसपास सपोर्ट लेवल था। 19,425 के आसपास आकर हम रुके भी हैं। तो अगर क्लोजिंग आज 19,425 के आसपास होती है, वो क्लोजिंग ठीक है। वीकली क्लोजिंग अगर हम 19,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो कोई बुरी बात है नहीं।
मुझे लगता है कि तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए, और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल उसे होल्ड करें। 19,300 के नीचे अगर बंद होने के संकेत है तो ही आपको थोड़ी पोजीशन कम करनी है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी रिकवरी दी है और 43,600 के ऊपर बंद होने के संकेत वहां पर भी आते दिख रहे हैं। तो लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन थी 5 बजे, हम 43,600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। 160 ट्रेडिंग सेशन तक हम लगातार इसके ऊपर रहे और उसके बाद हमने ये लेवल तोड़ा है। सो आई थिंक दोनों ही तरह से मार्केट ठीक है। बचा आखिरी एक घंटा जो भी है ट्रेडिंग के लिहाज से, ऊपरी स्तर पर अगर 19,400 से लेकर 425 से लेकर 19,465 की रेंज में निफ्टी आता है तो थोड़ी बहुत आप पोजीशन हल्की करना चाहें हल्की कर सकते हैं, वापस नीचे में लेने के, ताकि आपकी जगह बन जाए। और बैंक निफ्टी में अगर 43,800 875 के आसपास आता है, वहाँ आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर से खरीदारी का मौका अगर आप देख रहे हैं तो 19,300 335 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी पर 43,425 43,550 वो परफेक्ट रेंज है, अगर इस रेंज में मौका मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अब भी रख सकते हैं जी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आज निचले स्तरों से हमने देखा अच्छी रिकवरी हुई है और जो ओपनिंग पर सुस्ती बनी थी उसके बाद से बाजार अच्छे मूड में ही दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। ये है अनिल जी की तरफ से इस समय का व्यू बाजार की स्ट्रैटेजी लेकर। आइए, सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। स्वागत करते हैं सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं भी सर आपको। बताएं क्या करना है इस त्योहार के दिन। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु, आपको भी धनतेरस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और जी बिजनेस के भी लाखों करोड़ों दर्शकों को और पूरे पैनल को धनतेरस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपांशु, आज भी 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले तो अनिल जी अभी लाइन पे नहीं होंगे। अनिल जी को बधाई देना है और धन्यवाद भी बोलना है, बिकॉज आज का जो स्टॉक ऑफ द डे था नेस्को, जो कमाल कर रहा है, उनके रिकमेंडेशन के बाद अब 10% ऊपर है, 740 के लेवल्स पे आ गया। इसी स्टॉक को मैंने भी परसों रिकमेंड किया था 670 के लेवल्स पे एज माई शॉर्ट टर्म पिक। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक जो इसी सेगमेंट पे 670 के लेवल्स पे बुधवार को ही रिकमेंड किया हुआ है और आज ये स्टॉक कमाल कर रहा है। तो अनिल जी को थैंक यू भी और बधाई भी आज की इस पिक के लिए। साहब, इनफैक्ट आज सुबह जब अनिल जी रेकमेंड कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि ये सेठी साहब की रेगुलरली रिकमेंडेड लिस्ट में आता है स्टॉक और वहीं से फिर इंस्पिरेशन भी हमें मिलती है, रास्ते में जाते हुए गोरेगांव में आता है। तो पूरी बधाई आपको भी सर, क्योंकि कई बार आपकी तरफ से भी नेस्को पर बड़ी बेहतरीन कॉल्स आई हैं सर। थैंक यू दीपांशु। और उस दिन तो काफी देर चर्चा भी हुई थी कि सुमित ने पार्टी दी थी नेस्को में और आशु मदान जी को बुलाया नहीं है, तो उस वजह से ये भूलने लायक नहीं है, मतलब याद होगा सबको। खैर, अब दीपांशु, आज की जो मेरी पहली पिक है, स्टॉक का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल, जो अभी 389 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक हाल ही की लिस्टिंग है, 7 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई। आईपीओ आया था 300 रुपए के प्राइस पे और 37 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये एक जबरदस्त एक हॉस्पिटल स्टॉक है जो कि नॉर्थ इंडिया में मेनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और एक झांसी, ये 4 जगह हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है और जितनी तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज है सभी प्रोवाइड करती है। और इस तिमाही के नतीजे वाकई में बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार नतीजे थे। 27 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले क्वार्टर 19 करोड़ का पैट था, मतलब लगभग 50% की ग्रोथ दर्ज करी। वैल्यूएशन के लिहाज से बाकी के हॉस्पिटल स्टॉक से ये सस्ता लगता है और एफआईज डीआईज भी अच्छे खासी होल्डिंग रखते हैं, 14.5% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें बीएनपी पारिबा है, मैक्स लाइफ है, कोटक है, प्लूटस है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 415, स्टॉप लॉस ऑफ 380। ओके, तो यह है आपके लिए यथार्थ हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सेठी साहब की पहली पिक। सेठी साहब, दूसरी पिक भी बताएं सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक इंफ्रा स्टॉक है। पिछले कुछ दिनों से कई सारे इंफ्रा स्टॉक्स मैंने दिए हैं। स्टॉक का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन, जो अभी 262, 263 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक जबरदस्त मतलब क्वालिटी की इंफ्रा कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, फिर फ्लाईओवर्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करती है और अब आजकल अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स पे भी अच्छा खासा फोकस है। एक मार्की क्लाइंट लिस्ट है, एनएचएआई को तो कैटर करती है, बाकी भी कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कैटर करती है
और इन्होंने अभी तक 6000 किलोमीटर के रोड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी किए हुए हैं और कई प्रोजेक्ट्स तो इनको अर्ली एग्जीक्यूशन का बोनस मिलता है, मतलब टाइमलाइन के भीतर ही एग्जीक्यूट करते हैं, उसका कई बार बोनसेस मिला। और फिर इन हाउस इनके पास इक्विपमेंट है, जो भी एक बड़ा एडवांटेज है इन तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। और आजकल मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट्स, इन सब पे भी अच्छा खासा फोकस है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है, फिर ये इलेक्शन ईयर है, आने वाले साल में ये अपने जनरल इलेक्शंस भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा फोकस है और वहां पे ये जितने कंपनीज है सब अच्छा कर रही है। इसकी भी एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। जून तिमाही बहुत अच्छी थी, 92 करोड़ के सामने 127 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23-24%। फिर एफआईएस डीआईएस भी अच्छे खासे बुलिश हैं, कई सारे अच्छे नाम है इसमें। बाकी इस कंपनी के भी नतीजे आएंगे शायद दिवाली के बाद वाला, जो 14 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। और जिस तरह से हमने हाल ही में नतीजे देखे, आज भी एलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट जो इसी तरह की कंपनी है उसके नतीजे बहुत अच्छे थे। फिर आईटीडी सीमेंटेशन जो मेरा रेगुलर एक फेवरेट स्टॉक है विद इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, उसके भी हाल में नतीजे तोड़फोड़ थे। मुझे लगता है इसके भी नतीजे अच्छे रहेंगे तो खरीदारी करने की सलाह आज। और मेरे इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 280 का, स्टॉप लॉस रखना है 255 का। के टारगेट के लिए खरीदारी करें KNR कंस्ट्रक्शंस और 415 के टारगेट के लिए खरीदना है आपको यथार्थ हॉस्पिटल्स। 2 बेहतरीन कॉल्स सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। एक्शन यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर में निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका से भी हम जुड़ने वाले हैं, उनकी भी कॉल लेंगे। उससे पहले नुपुर है हमारे साथ तैयार कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने के लिए कंजम्पशन स्पेस से। और सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है आज यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। नंबर्स इनके अच्छे आए थे, लाइफ हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, फिर आज ये 5-5.5% नीचे क्यों है? नुपुर क्या हो गया यहाँ पर? बिल्कुल, मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था कल, अर्निंग्स पे नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे। इस क्वार्टर में हमने देखा था कि जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होकर आए थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो इस तिमाही के कुछ जो ये पहला महीना निकला है उसमें डिमांड थोड़ी कमज़ोर आती हुई नज़र आई है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो वॉल्यूम ग्रोथ होगी वो थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। और ये बड़ा चिंता का विषय है। वॉल्यूम और मार्जिन दोनों दबाव में रह सकते हैं, जो चिंता का विषय कंपनी के लिए बनता हुआ दिख रहा है। ब्रोकरेज हाउसेज का भी यही कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ लिमिटेड होगी, काफी ज्यादा कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बढ़ता हुआ दिख रहा है। रैडो का खेता नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, बाकी की कंपनीज भी नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, जिसके चलते जो ग्रोथ वॉल्यूम्स में हमने पिछले समय में देखी है वो थोड़ी लिमिटेड हो सकती है। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन Q3 में रहा है वो Q2 से ज्यादा दिखा है, जिसके चलते आने वाले क्वार्टर्स में जो मार्जिन है वो थोड़े दबाव में आने की चिंता है। इसीलिए आज स्टॉक में आपको थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि 15% के मार्जिन रहेंगे FY24 में एबिटा लेवल पे। पॉपुलर सेगमेंट में जो बिकवाली है वो थोड़ी नरमी वहाँ पे आती नजर आई है। और जो लोअर साइड के प्रीमियम प्रोडक्ट्स, जो पॉपुलर प्रेसिडेंट अबाउ सेगमेंट के प्रोडक्ट्स है वहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो पॉपुलर सेगमेंट में सेलिंग प्रेशर है, मार्जिन्स में दबाव आने की संभावना है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जो लागत है उसके भी दाम है अभी तक पूरी तरह से कूल ऑफ नहीं हुए, तो वो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो कंपटीशन इस इंडस्ट्री में देखा जा रहा है उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है, जिसकी वजह से आज बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आगे और परेशानी होगी या फिर सेटल हो जाएगा ये? मैनेजमेंट का तो कहना है कि 15% के मार्जिन सस्टेन करेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउस और जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका थोड़ा मानना है कि वॉल्यूम लिमिटेड होगा तो ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है पर बाजार इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है। और अभी रिसेंटली लाइफ हाई पर भी था, तो हम देखते हैं जब भी स्टॉक लाइफ हाई पर हो और उसके बाद कुछ डिजास्टर आए, कुछ ऐसा चीज़ है जो बाजार को पसंद नहीं आई, रिएक्शन यूजुअली शार्प होता भी है। शरद जी कोई राय कवर करते हैं सर यूनाइटेड स्पिरिट्स? मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है पूरी स्पेस में काफ़ी बढ़िया रहना चाहिए डिमांड स्ट्रक्चर वगैरह। और जो हायर इनकम हायर प्राइस प्रोडक्ट्स में पूरी कंट्री शिफ्ट हो रही है ग्रेजुअली, मुझे लगता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स में ये शिफ्ट होता रहेगा। चाहे आप अर्बनाइजेशन पकड़िए, चाहे राइजिंग पर कैपिटा इनकम पकड़िए, दोनों चीज़ें इस चीज़ को एडवांस करनी चाहिए, बढ़त इसमें काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। हायर प्राइस जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो शिफ्ट हो रहा है और उनकी कंजम्पशन में भी एक आधी तिमाही ऊपर नीचे हो सकती है। बट मुझे लगता है ये इंडस्ट्री को जो वैल्यूएशन पे सारे स्टॉक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके शायद उतनी अपसाइड आपको नहीं मिले। बट अगर आप थोड़ा अपना होराइजन एक्सटेंड करते हैं 2.5-3 साल, तो मुझे लगता है ज़्यादातर स्टॉक्स में आपको यहाँ से मार्केट से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। टॉप लाइन में भी बेटर देन
एवरेज इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आपका थोड़ा लंबा नज़रिया है तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस पूरी स्पेस पे। पूरी स्पेस पे बुलिश है, कोई परेशानी नहीं है और लोअर लेवल्स पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है यहाँ पर शरद जी की तरफ से। आई थिंक बंसल जी के भी कुछ व्यू है। बंसल जी बताएं, यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% नीचे सर। नहीं दीपांशु, मैं स्टॉक प्राइस पे कमेंट नहीं कर रहा। बड़ी अच्छी अभी रिसर्च नुपुर ने शेयर करी कि रेडिको खैतान भी नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा है, इनोवेशन कर रहा है। और दीपांशु खास बात क्या है, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी है और रेडिको खैतान हमारी देसी कंपनी, उसके कई प्रोडक्ट्स जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स से एक्सपेंसिव हैं वो बिक रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं लैग कर रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, मतलब कि लोगों की पसंद में, टेस्ट में, कंटेंट में। तो रेडिको खैतान तो कैच कर रहा है। आप देखो इससे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रेडिको खैतान के कुछ हैं जो कि बिक रहे हैं। तो शिफ्टिंग हो रही है और रेडिको खैतान जो है इंडियन कंपनी होकर एक मल्टीनेशनल को बीट कर रही है। बिल्कुल लोकल मार्केट को अच्छे से रीड कर रही है रेडिको खैतान और इसलिए हम देख भी रहे हैं स्टॉक पर ज़्यादा एक्शन है और प्रोडक्ट्स भी जैसा बंसी ने कहा चैनल चेक से पता चल रहा है आपको वहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं। बाय द वे एक और काउंटर इसी स्पेस से तिलक नगर, आपको याद होगा पिछले फ्राइडे एलजी की तरफ से दिवाली ऑफर में भी इसको रेकमेंड किया था। पहला टारगेट 250 का तो हमने आते हुए देख ही लिया था और उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 222 के आसपास इसको रेकमेंड किया गया था, तो इस पर भी रखिए नज़र। स्पेस में एक्शन बना हुआ है, ऑफकोर्स बीच बीच में आप नतीजों के बाद या कॉमेंट्री के बाद थोड़ा रिएक्शन देखते हैं, बट ओवरऑल जो व्यू है बाजार का वो ज़्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव ही है। आइए बाजार पर एक व्यू देने के लिए हमारे साथ तैयार हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका भी। नितिन जी गुड आफ्टरनून सर। धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं आपको। पहले तो बताएं सर क्या करना है आज बाजार में। दीपांशु, सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 74-75 में मिल रही है। 19,400 की कॉल ऑप्शन जो ऊपर हाई गई थी 109.10 गई थी 109 तक, अभी वापस आपको 74-75 में मिल रही है। तो ये 19,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे और इसका आज का डे लो है 61 का, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 55 का, यानी आप 20 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। और टारगेट इसका 100 से 115 का हो सकता है। और कल जैसे दिवाली की ओपनिंग सेशन भी होगी कल दिवाली में, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव ओपनिंग आपको कल भी मिलनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ से व्यू पॉजिटिव है। 19,400 की कॉल ऑप्शन हम ले रहे हैं जिसका टारगेट करीब 105 से 115 के बीच में होगा और अभी 74-75 में ले रहे हैं और 55 का स्टॉप लॉस होगा। मुहूर्त के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नितिन जी? जी, मुहूर्त के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आज अगर क्लोजिंग में आपको 100-105 मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नहीं तो मुहूर्त के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है सर। बैंक निफ्टी पर भी कोई व्यू? नहीं, ट्रेड एक ही ले रहे हैं निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, निफ्टी का ही लेंगे। चलिए बैंक निफ्टी पर ट्रेड नहीं है, निफ्टी पर ट्रेड है। 19,400 की कॉल खरीद कर चलिए। 100-105 पर मिले तो वहां पर आप मुनाफा भी बुक कर सकते हैं अगर अभी मिल जाए तो, वरना इसे मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के लिए कैरी फॉरवर्ड भी करिए। तो बाजार पर भरोसा है नितिन जी का निफ्टी के ऊपर जाने का। चलिए ये है इस समय बाजार की बात। बट एक स्टॉक जिसकी आज वाइल्ड राइड हुई है, हुनासा मामाअर्थ, इसी हफ्ते लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी, ऑलमोस्ट फ्लैट ही लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा उतार चढ़ाव मिला। आज इंट्राडे में करीब 16% का इसमें स्विंग आते हुए दिखा है। एक बार पर तो ऑलमोस्ट 10% नीचे था, वहां से एक जबरदस्त रिकवरी भी आकर एकदम फ्लैट हो चुका है। चल क्या रहा है इस काउंटर में, क्यों इतने बड़े स्विंग्स आ रहे हैं और आज स्पेशली क्या बड़ा एक्शन है, आइए एक बार समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, अभी लिस्ट हुआ है और अभी से इतनी वॉलेटिलिटी, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, जैसे कि इसका नाम है मामा अर्थ से जाके स्काई तक पहुंचता हुआ दिखा है स्टॉक, लेकिन जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है और उन्हें भरोसा नजर आ रहा है स्टॉक पे। अगर आप देखें तो बाय की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की और जो लक्ष्य भी है वो भी काफ़ी बढ़ा दिया है। 520 रुपये का लक्ष्य दिया उन्होंने। अभी मौजूदा भाव देखेंगे तो 300 रुपये के आसपास लिस्टिंग से नीचे आपको दिखेगा। इनफैक्ट इशू प्राइस भी इसका 324 रुपये का था, तो उससे भी नीचे अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन जेफरीज को जो स्टोरी है कंपनी की, जो ग्रोथ स्टोरी रही है पिछले सालों में 80% से ज़्यादा की कैगर पे कंपनी ने ग्रो किया है। मामाअर्थ की ब्रांड ने 60% से ज़्यादा की कैगर पे ग्रोथ दिखाई है और जो कंपनी के दूसरे ब्रांड से वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई दिखी है, जिसके चलते बाय की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत है। अब उनका कहना है जेफरीज का कि FY 23 से लेकर 26 तक 27% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। नए ब्रांड्स की ग्रोथ भी है वो मजबूत रहने वाली है। ऑफलाइन एक्सपेंशन कंपनी कर रही है जिसका बेनिफिट कंपनी
देखने को आगे चल के मिलेगा। इनफैक्ट जेफरीज का ये भी कहना है कि ऑफलाइन के मार्जिन ज़्यादा है तो मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होते हुए दिखेगा। 33% जो है अब वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफलाइन से और नए ब्रांड से आने लगा है, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। FY26 में मार्जिन डबल होने की भी उम्मीद है, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जेफरीज की तरफ से आते हुए देखा। 27% की से ज़्यादा की ग्रोथ लेके चल रहे हैं और मार्जिन अगर कहें तो डबल डिजिट वहाँ पर भी आते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशन पे जेफरीज का कहना है कि FY25 से EV2 सेल्स पर देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन 6 टाइम पर है और बाकी के पेयर्स आप जितने भी निकाले, HUL, गोदरेज कंज्यूमर, बाकी सब जो सिमिलर इस कैटेगरी में, उनके वैल्यूएशन EV2 सेल्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे। हालांकि प्राइस टू अर्निंग फिलहाल आपको महंगा दिखेगा ये स्टॉक, लेकिन FY26 पे उनका कहना है कि वो भी 62 पे पहुंचता हुआ नजर आएगा, 62 टाइम पर, तो इसीलिए उन्हें वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और मार्जिन डबल डिजिट में जो उन्हें लग रहा है FY26 में हो जाएंगे, उसके चलते बाय कवरेज के साथ, बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है जेफरीज ने। पहली पॉजिटिव रिपोर्ट आई है या इतने लिस्टिंग के बाद की ऐसी रिपोर्ट है? पहली ही रिपोर्ट है लिस्टिंग के बाद और इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट है। बढ़िया रिपोर्ट आती हुई दिखी। आई थिंक वहां से बाजार का थोड़ा सेंटिमेंट इस पर चेंज भी हुआ है। वैसे काफी मिक्स्ड व्यूज रहे हैं इस IPO पर। शरद जी, कोई कवरेज है क्या होनासा पर? देखिए, मेरा भी यही मानना है कि अभी तक जो आपको मेनली रेवेन्यू दिख रहा है वो सिर्फ मामाअर्थ की वजह से दिख रहा है और करीब इस टाइप के 4-5 और ब्रांड्स हैं जिनको वो डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो भी ब्लंट सैलून्स हैं उसको भी इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऑफलाइन मिक्स ऑनलाइन मिक्स और इम्प्रूव होता है, मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन मिक्स में कॉस्ट्स हैं वो ऑलरेडी उनकी थोड़ी हाई हैं, बट जैसे जैसे ये स्केल बढ़ता है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कितना 1400-1500 करोड़ सालाना की कंपनी है, जो ग्रोथ रेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हो सकते हैं, मार्केट काफ़ी बड़ी है और चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स है, मुझे लगता है ग्रेजुअली एक डेविएशन है, जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप के ऊपर के लोग हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स ही प्रेफर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको एडवांटेज रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी कम है। तो एग्जैक्टली वैल्यूएशंस पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस कंपनी में ग्रोथ आपको काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए और अगर रोबस्ट ग्रोथ बताती है और मार्जिन्स ऑफ स्केल ऑपरेट करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट है नहीं है बैलेंस शीट पे, तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। तो उस हिसाब से अगर आप थोड़ा सा अपना नज़रिया लंबा रखें और एक आधी क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है ऐसी कंपनीज में, बट उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि ऐसा कोई बहुत महंगा या नॉर्मल वैल्यूएशन पे नहीं है, बट हाँ, आपको 2.5-3 साल का नज़रिया रखना होगा, जैसे जैसे नंबर्स आते हैं बहुत बड़ी रेटिंग इस कंपनी में हो सकती है। तो चलिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक शरद जी की भी तरफ से आ रहा है, जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगे वैसे वैसे बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लिस्ट तो हो गया है, पहली एक बड़ी रिपोर्ट आई है लिस्टिंग के बाद जेफरीज की तरफ से, जहां से बड़ा स्विंग भी देखा है, अभी अभी एक फ्रेश अपमूव भी आ रहा है। आगे देखते हैं अगर अर्निंग्स भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा पाती हैं या नहीं। होनासा रखिए नजर 300 के ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी शो में सुबह तो नहीं थे, बट धनबर से कुछ बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आज सुबह दी थी। सिद्धार्थ जी भी एक स्पेशल पिक देना चाहते हैं। धनबर से पिक आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, धनतेरस की शुभकामनाएं। बताएं सर, धनबर से पिक कौन सी लेकर आए आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु, और धनभर से पिक में मैं सुबह तो था ही आपके साथ और मैंने कुछ पिक्स तो दी थी, पर आज और एक स्पेशल, क्योंकि धनभर से पिक में मुझे लगता है कि धनतेरस के पर्व पे और एक स्टॉक बनता है, तो उस लिहाज से मैं लेके आया हूँ करूर वैश्य बैंक, केवीबी पे खरीदारी की राय है। करूर वैश्य बैंक पे शॉर्ट टर्म टारगेट पहले बता दूं 162 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है, पोजिशनल टारगेट रखना है 172 का। करूर वैश्य बैंक तमिलनाडु बेस्ड बैंकिंग नेटवर्क है। लोन बुक करीबन 70,000 करोड़ के हैं, 800 प्लस ब्रांचेस है। दूसरे तिमाही के जो नतीजे आए उसमें मुनाफा 48% से बढ़ते हुए दिखा, नेट इंटरेस्ट इनकम 11% से बढ़ते हुए दिखा, और GNPA जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बैंकों में देखा जाता है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो घटते हुए दिखे 2% से 1.73%। 3 महत्वपूर्ण कारण जो मुझे लगता है कि करूर वैश्य बैंक का एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। पहला, पिकअप इन क्रेडिट ग्रोथ। दूसरा, स्लिपेज रेट जो है वो 1% से नीचे आते हुए दिख रहा है, और मार्जिन 4% से ऊपर आते हुए दिख रहा है आने वाले समय में। करूर वैश्य बैंक धनबर से पिक के हिसाब से केवीबी
शॉर्ट टर्म टारगेट 162, पोजिशनल टारगेट 172। ओके, तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक धन भर से पिक सिद्धार्थ की तरफ से आ रही है। सुबह LTI माइंट्री था सर के रेडार पर, अब आपके लिए करूर वैश्य बैंक कुछ बेहतरीन कॉल्स आ रही हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पिक शेयर करने के लिए भी। एक्शन इसमें भी आपको आते हुए दिख सकता है, बट एक्शन आया है रुपए में। नया रिकॉर्ड लो आज रुपए ने टच किया है। एक तो इस पर बात करते हैं, और रिकॉर्ड लो तो बना है, बट उसके साथ ही कुछ और फैक्टर्स भी हुए आज रुपए की ट्रेड में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली इक्विटी मार्केट में तो जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमें इमीडिएटली पता चल जाती है, बट आज करेंसी मार्केट में भी, रेयर ओकेजन, बट करेंसी मार्केट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। एक बार जरा समझते हैं नेहा के साथ। नेहा, दोनों चीज़ें बताइए, एक तो रुपया रिकॉर्ड लो पर आ गया उसके बारे में, और आज क्या प्रॉब्लम हो गई? एक्चुअली दीप 83.42 हमने एक डॉलर को जाते हुए देखा, जो कि अब तक का ऐतिहासिक निचला स्तर है। तो पहले तो लग रहा था कि शायद डॉलर इंडेक्स में रिकवरी के कारण हुआ है, लेकिन जब बात की ट्रेडर्स से और भी करेंसी एक्सपर्ट से, तो पता चला दरअसल ये जो इंटर बैंक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है उसमें आउटेज आ गया था। 10 मिनट के लिए ये आउटेज रहा है, और इसी की वजह से हमने बहुत भारी वॉल्टिलिटी आते हुए यहाँ पर देखी। RBI के दखल की उम्मीद तो जरूर थी, लेकिन ये जो 10 मिनट का आउटेज आया उसमें ट्रेडर्स काफी पैनिक कर गए। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो OTC ट्रेड होता है सुबह 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन जो NDF है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, ये लगातार पीछे चलते रहते हो। तो इसमें तो हमने ऑलरेडी देखा है कि आपने रिकॉर्ड लोज बनते हुए 83-81 तक के भी देखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसीलिए ये अभी तक कंट्रोल में रहा है क्योंकि RBI ने निरंतर फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो कई महीनों से वो यहाँ पर बेचकर डॉलर को, रुपए को संभालने की, स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये आउटेज आ गया तो RBI उस वक्त RBI की दखल आती हुई नहीं दिखाई दी, और ब्रोकर के लिए कोट कहीं से मिल नहीं रहा था, तो सारे ट्रेडर्स को फिर वायदा का सहारा लेना पड़ा, और वायदा में उस समय 83-47 के आसपास चल रहा था USD INR का रेट। यही कारण है कि हमने एकाएक 1:30 बजे के आसपास 10 से 12 पैसे की तेज गिरावट आते हुए देखी। रुपया जो कि 11-11.5 के आसपास हमने देखा था 83.30 का ऐतिहासिक लो छुआ था, इसी कारण से वो तेजी से गिरा, और 83.42 का हमने यहाँ लो बनता हुआ देखा है। तो यही एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है बदीप, जिसकी वजह से आज हमने एकाएक रिकॉर्ड लो बनते हुए देखे। 10 मिनट का एक ग्लिच, 10 मिनट का आउटेज था, लेकिन वही प्रॉब्लम हो गई कि जो पैरेलली NDF चलता है ना वायदा, फिर आप वहां कोट ले लेते हैं, राइट। तो उसी कारण से ये इतनी अफरा तफरी मच गई। अदरवाइज आप देखिए कितने महीनों से रोज होल्ड आउट कर रहा था। कच्चा तेल आपका 94-95 चला गया था, तभी भी होल्ड आउट किया। डॉलर इंडेक्स 107 पे गया, तभी भी होल्ड आउट किया। लेकिन आज जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, बावजूद उसके हमने देखा कि रिकॉर्ड लो बन गया। So not necessarily कि आज ये ट्रू रिफ्लेक्शन हुआ है, बट एक बार के लिए अब हो गया है। अब वो आउटेज की वजह से हुआ है, वो कारण है। और वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि RBI ने बड़ा भरसक प्रयास किया, ऑलमोस्ट 23-25 बिलियन डॉलर के यहाँ पर सेल्स किए हैं, तब जाके रुपया यहाँ संभला, स्टेबलाइज करने के लिए भी। ओके, चलिए, रेयर होता है करेंसी मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम का सुनना, बट आज हुई है प्रॉब्लम। नॉनदलेस लेवल्स के लिहाज से एक बार के लिए अब नया रिकॉर्ड लो बन गया। 83.42 का अब नया रिकॉर्ड लो बना, तो 83.42 अब ये नया रिकॉर्ड लो होगा रुपए के लिए, जो आज आपके लिए हिट होते हुए दिखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप ध्यान रखिए। बंसल जी हैं तैयार अपनी पिक ऑफ द वीक के साथ, आइए चलते हैं उनके पास। बंसल जी बताएं सर, दिवाली हफ्ते के लिए आपकी पिक ऑफ द वीक। दीपांशु, देखिए बिगुल पिक ऑफ द वीक क्या है, बट इसको कम से कम 40-50 दिन का नजरिया बना के खरीदना है। फ्रंट लाइन स्टॉक है, कैश में खरीदारी की राय है। इसको मैं, कुणाल जी, आशु जी भी रेगुलरली रिकमेंड करते आ रहे हैं। स्टॉक है NTPC 242 के अराउंड चल रहा है, 227 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाया है। और दीपांशु देखिए, ब्रेकआउट इज अ वेरी फनी थिंग, 2 दिन के ऊपर निकलता है तो भी ब्रेकआउट होता है, बट ये स्टॉक ले रहा है हिस्टोरिकल ब्रेकआउट की कगार पर है, 2008 के हाइस के ऊपर निकल रहा है। जब भी इस तरीके के बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो अमूमन हम देखते हैं 20-25% का अपमूव देखने को मिलता है, तो सेफ बेट है, लेस वोलाटाइल है, डाउनसाइड कैप लगती है। 227 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। 278 पहला टारगेट है, 300 दूसरा टारगेट है। 40-50 दिन का नजरिया बना के NTPC में निवेश की राय है। ओके, तो 278 और फिर 300 ये है आपके लिए टारगेट, जहां पर NTPC में करनी है खरीदारी, और बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। सही बात कह रहे हैं बंसल जी, यहां पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है।
एनटीपीसी और पावर स्टॉक्स में मैं शरद जी की भी राय लूंगा। उससे पहले सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक हुडको, उसके नंबर्स आ रहे हैं। सुमित जी आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, आ रहा हूं 1.25% ऊपर है इस समय। मुनाफा 396 करोड़ से बढ़कर 452 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। आय यहां पर 1723 करोड़ से बढ़कर 1844 करोड़ की आती हुई दिख रही है। तो अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही अच्छी ग्रोथ आपको दिखा रहे हैं यहां पर इस समय। तो हुडको पर रखिए नजर, और आते आते यहां पर एक स्पाइक भी आपको दिख रहा है काउंटर में, यहां पर इस समय अच्छी मूव आ रही है। तो सुमित जी देखिए सर, मूव भी आ रही है, नंबर्स भी अच्छे हैं इसके। दिपांशु स्टॉक भी बढ़िया है, बीच बीच में छोटे मोटे गिरावट आते रहते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाला बात है नहीं, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा मेरे को लगता है। अभी इमीडिएट इसका ऊपर में 82 के आसपास का हर्डल है, जैसे ये लेवल निकलेगा तो आने वाले समय में यानी कुछ ही दिनों में शॉर्ट टर्म में 90 रुपए तक के लेवल हुडको पे देखने को मिलेंगे, और पोजीशन तौर पे इसमें 100 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो फ्रेश खरीदारी करें। 73, 75 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 82 का लेवल निकलने के बाद 90 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में हुडको में देखने को मिल सकते हैं। तो यह आपके लिए हुडको यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है, और नंबर्स के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन भी आ रहा है। तो अच्छी है, इंटरेस्टिंग मूव आनी चाहिए। हुडको पर रखिए नजर, एक्शन में आपको बनते हुए दिख सकता है। एक दो और काउंटर्स पर रखिए नजर जहां पर मूव आ रही है। डेल्टा कॉर्प थोड़ा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, 1% ऊपर आया है। वेदांता में बढ़िया मूव दिख रही है, 3.5% ऊपर वेदांता इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक बार विश्वेश जी से इसके चार्ट पर राय लेनी है। विश्वेश जी जरा देखें, वेदांता अच्छी मूव दिखा रहा है, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? अच्छा लग रहा है दीपांशु। करंट लेवल पे 240 के कॉल में 67 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, और अभी जिस हिसाब से प्राइस मूव है मुझे लगता है अगला हर्डल 247 का है जो माइनर है। 250 तक मुझे लगता है ये मूव एक्सटेंड कर सकता है। अराउंड 250 मुझे लगता है दीपांशु थोड़ा सा ब्रीदर लेगा, बिकॉज 250 के कॉल में 60 लाख शेयर और है, और वही एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 4-5 रुपए की और बढ़त हो सकती है दीपांशु करंट लेवल से, लेकिन फ्रेश खरीदारी करने के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा है। अगर पुल बैक आता है और पुल बैक में 243, 242 मिलता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए वेदांता, रखिए नजर। वो थोड़ा एक्शन अच्छा इस पर आपको बनते हुए भी दिख रहा है। डेज हाई पर इस समय वेदांता भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। औरो फार्मा पर भी रखिए नजर, 3% ऊपर है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। आज सुबह अनिल जी ने रिजल्ट एनालिसिस में कहा भी था औरो फार्मा आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और इस समय बढ़िया मूव इस पर आती हुई दिख रही है। और थोड़े दिन पहले रेडार पर भी था, आई थिंक कुणाल जी की तरफ से रिकमेंडेशन भी आई थी। बंसल जी भी काफ़ी एक्टिवली इसे ट्रैक करते हैं। बंसल जी जरा देखें औरो फार्मा, और जरा बताएं सर क्या करना है अब स्टार्ट में। दीपांशु बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है इसका, तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु इसको होल्ड करना चाहिए। और पिछले सप्ताह भी जब मैं दो पिक दे रहा था तब भी ओरो फार्मा और HPCL दिया था, और यहाँ पर जो टारगेट्स हैं ऊपर में ये 10 था 30, 1030, 1035 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट आपके लिए औरोबिंदो फार्मा। और शरद जी आप भी एक बार जरा राय दें सर, इस स्पेस के रिवाइवल आ गए, काफी सारे फार्मा काउंटर्स अब वापस बाजार पर एक्टिवली आ गए। सिप्ला के नंबर्स बढ़िया थे, सन फार्मा, लुपिन, औरो भी सरप्राइज कर रहा है, ग्रैन्यूल्स, लॉरस में भी एक्शन बना है। क्या करना है सर फार्मा में? देखिए जनरली मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, वो भी प्राइमरीली चाइना रीओपनिंग, यूएस स्टेबलाइजिंग, दोनों चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है पूरी स्पेस को। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में वैल्यूएशन औरोबिंदो के केस में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। 50 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्टेड थी, 500 रुपये में स्टॉक मिल रहा था 10 टाइम पे। बट कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज कंपनी में आते रहते थे, उसकी वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती थी। बट अब शायद जो रीऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया उसके बाद शायद से इतनी प्रॉब्लम ना आए। 20-22 टाइम यूजुअली ट्रेड कर लेता है, तो इस साल एक्सपेक्टेड है लगभग 50 रुपये के आसपास की अर्निंग, अगले साल 57-60 रुपये की अर्निंग। तो ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स आप अगले साल पकड़ के चलिए 1200 रुपये के आसपास औरोबिंदो में आ सकते हैं। जहाँ तक पूरी स्पेस का सवाल है, मुझे लगता है शायद जो छोटे API प्लेयर्स हैं वहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ मूवमेंट जो होना था, जो इम्प्रूवमेंट आनी थी, उसके हिसाब से प्राइसेस ऑलरेडी उस लेवल पे आ गए हैं। सेकेंड राउंड ऑफ इम्प्रूवमेंट आगे चल के जो ग्रोथ वो ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं, बाजार उस पर ध्यान देगा। जैसे जैसे वो ग्रोथ आती है वहाँ पे और स्कोप बनेगा मार्जिन इंप्रूवमेंट का और टॉप लाइन में भी इम्प्रूवमेंट का। फ्रंट लाइन स्टॉक्स में मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी कंपैरेटिवली बेटर है। अभी भी आपको 300-350 रुपये की अर्निंग एक्सपेक्टेड है, सिर्फ 5-6% की ग्रोथ मॉडल कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने काफ़ी बड़ी ग्रोथ रिसेंटली की है अपनी सेल्स टीम में, जो एक्विजिशन बुक हट से जो उन्होंने एक्वायर किया प्रोडक्ट बास्केट, वहाँ से भी उनको काफ़ी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए।
तो 6,500 रुपये तक के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डी काफ़ी अच्छा लगता है। और एक कॉन्ट्रा बेट के हिसाब से लेना हो तो मुझे लगता है बायोकॉन एक काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए 350 पौने 400 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से। ओके तो ये हैं कुछ फार्मा शेयर्स जहां पर आपको रखनी नजर, अच्छे एक्शन आ रहे हैं और कुछ बीटन डाउन नेम्स लंबे समय से जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वहां पर भी बाजार का भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है। बट बाजार पर हमारी नजर बनी हुई है, गोल्ड मार्केट पर भी नजर डाल देते हैं। वैसे सोने के दामों में आज कुछ ज्यादा एक्शन आपको बनते हुए नहीं दिख रहा है, 2-3 दिनों से थोड़े सुस्त हो गए, 60,000 के इर्द गिर्द ही आपको कारोबार होते हुए दिखेगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी नरमी के साथ ही ट्रेड हो रहा है। बट धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन भरपूर शॉपिंग होती है। धनतेरस के लिए, दिवाली के लिए, अब तो वेडिंग सीजन की भी हो रही है शुरुआत। पूरे दिन हमारी कमोडिटी टीम ने एक खास गोल्ड पर ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए की है तैयार। और आइए मुंबई के जवेरी बाजार से हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी जुड़ रहे हैं इस समय शो पर। मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। पूरे दिन ही आप बढ़िया ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं और मुंबई की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट जवेरी बाजार में इस समय आप हैं भी लाइव एक्शन लेकर। बताइए कैसा है मूड माहौल, क्या कह रहे हैं आपको? बिल्कुल दीप, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में और मुझे बताया गया कि त्योहारों के दौरान यहाँ पर जो रोज का टर्नओवर है वो 250 करोड़ का है। तो आप अंदाजा लगाइए। और मैं आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ बाहर के भी, मैं ज्वेलरी शोरूम के अंदर जाऊंगा, कि आज जवेरी बाजार आ जाना और यहाँ से निकल जाना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है दीप। और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है, अभी शाम का वक्त बाकी है और 250 करोड़ का टर्नओवर त्योहारों के दौरान यहाँ पर रोज पर होता है। और ये देखिए मैं ज्वेलरी शोरूम के अंदर हूँ और आप देखिए यहाँ पर आप मतलब अभी 3 बजे, मतलब दिन के 3 बजे हैं और अभी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि शाम का माहौल यहाँ पर क्या होगा। और बड़ी बात यह है कि गोल्ड का प्राइस पिछले धनतेरस पे 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और इस धनतेरस पे 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। उसके बाद भी ये उम्मीद की जा रही है कि बिक्री बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार से गोल्ड के दाम बढ़ रहे थे, लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया था कि इस धनतेरस पे आपको 63,000 64,000 के भाव पर गोल्ड खरीदना पड़ेगा। लेकिन हुआ ये कि धनतेरस से ठीक पहले गोल्ड की तेजी पर ब्रेक लग गया और उसके बाद गोल्ड के दाम 60 के आसपास आकर रुक गए। तो लोग इसी में राहत फील कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे कस्टमर हैं। क्या खरीद रही है मैडम आप? मैं अभी फिलहाल मंगलसूत्र खरीदने आई हूँ और थोड़ी ज्वेलरी, बिकॉज घर पे शादी है और सोने का भाव भी कम हो गया है तो थोड़ा और एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। कम हो गया गोल्ड का, पर 60,000 के आसपास का भाव आपको कम लग रहा है? हाँ, बट उससे तो कंपेयर और शादी भी है और यहाँ पर हम लोग बहुत शॉपिंग करते ही ऑलरेडी। ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है कुछ आपको? यहाँ फैमिली जैसे ही है हमारा, क्योंकि अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि 60, मतलब आप देखिए कंज्यूमर का सेंटीमेंट क्या है, कह रहे हैं कि 60,000 के आसपास का भाव है तो ठीक ही है, 63-64 का भाव नहीं देखना पड़ा। इस बात से लोग बहुत राहत फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई इनको ठीक भाव पर गोल्ड मिल रहा है। मैडम आप क्या खरीद रही हैं? आप इधर मुड़ जाइए। हम लोग के घर पे शादी है तो मैं इयरिंग देखने आई थी और बस अभी इयरिंग का आज ऑर्डर दिया, इन्होंने ऑर्डर लिया धनतेरस के दिन। बस इयरिंग की शॉपिंग करने आई थी यहाँ पे और यहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग भी करती हूँ। अच्छा, ये शॉपिंग करती हैं आप? ओके, तो मतलब सब लोग देखिए प्राइस 60,000 के आसपास का कोई मायने नहीं लगता, क्योंकि आज धनतेरस और सबसे बड़ा त्योहार है ये गोल्ड खरीदारी का। तो धनतेरस के दिन ये शुभ भी माना जाता है, निवेश का भी मौका है और आगे के लिए जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, तो इससे भी लोगों को लगता है कि चलो अभी गोल्ड खरीद लो। और इसलिए आप देखिए यहाँ पर मतलब बात करना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब इतनी भीड़ यहाँ पर है। आपने क्या लिया मैडम? आपने क्या खरीदा? मैंने सिल्वर कॉइन लिया है। अच्छा, धनतेरस और लेना कॉइन लिया आपने, दिखाइए जरा। हाँ, ये देखिए सिल्वर कॉइन है ना, ये 10 ग्राम का है, 20 ग्राम का है, 20 ग्राम का है। यस, 20 ग्राम। क्वाइन की बिक्री आज के दिन बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो गोल्ड क्वाइन हो चाहे वो सिल्वर क्वाइन हो, क्योंकि क्वाइन में क्या होता है कि एक तो आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, जब आप रीसेल के लिए जाते हैं तो आपको पूरा पैसा मिलता है। तो ज्वेलरी और क्वाइन में ये बड़ा फर्क है और इसीलिए इसकी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। और बाकी ज्वेलरी की बिक्री तो हो ही रही है, 30 लाख शादियां हैं, उस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है ये धनतेरस। और ये कहा जा रहा है कि इस धनतेरस पे लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद है, क्योंकि आगे के लिए प्राइस आउटलुक बेहतर है और 30 लाख शादियां हैं, तो उसके लिहाज से भी आज का धनतेरस बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस के मौके पर रिकॉर्ड सेल्स आ रही हैं। जैसा मृत्युंजय ने कहा, पिछले साल से इस साल करीब 20% दाम बढ़ गए हैं। 50,000 का सोना आपको 60,000 में मिल रहा है। फिर भी जो आप देख रहे हैं भीड़, और ये तो सिर्फ एक ही शोरूम है मुंबई के जवेरी बाजार, अगर आप जानते हैं मूव करना भी मुश्किल हो जाएगा और आज शाम को तो भरपूर भीड़ वहां पर बनेगी ही। जूलर्स के लिए इसके क्या मायने हैं, शरद जी से एक बार मैं पूछना चाहूँगा। शरद जी, शुक्रिया मृत्युंजय ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट साथ शेयर करने के लिए भी और बताने के लिए क्या कुछ मूड माहौल वहां पर बना हुआ है। शरद जी बताएं सर, जूलर्स के लिए क्या मायने हैं इसके? फिर
देखिए ब्रॉडली ये सीज़न तो पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर फेस्टिविटीज़ इसी में कल्मिनेट हो रही हैं और इसके अलावा जो शादी का भी सीज़न है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ज्वेलर्स के लिए बढ़िया रहना चाहिए और डिमांड काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए। पर मुझे लगता है फ्रंटलाइन स्टॉक्स टाइटन वगैरह में वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, बट जो कंपैरेटिवली छोटे प्लेयर्स है या जो मार्केट कैप वाइज छोटे प्लेयर्स है कंपैरेटिवली कल्याण या सिमको इस टाइप के प्लेयर्स, वहाँ पे री रेटिंग और बहुत जा सकती है ज़्यादा यहाँ से। और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर के नंबर्स भी ज़्यादातर कंपनीज के काफ़ी बढ़िया आएंगे क्योंकि प्राइसेस में थोड़ी सी करेक्शन ऊपर से आई है, बट वो इतना मटेरियल नहीं होना चाहिए इनके लिए। तो चलिए ज्वेलर्स पर रखिए नज़र, वहाँ पर वैसे भी काफ़ी एक्टिव हो रहा है, फेस्टिव सीज़न है और अब वेडिंग सीज़न भी शुरू हो रहा है। ज्वेलर्स के लिए अच्छा वक्त ही होता है ये पीरियड। वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मुझे वेदांता में अच्छा मोमेंटम दिखता है, इसमें BTST करके चले 245.50 246 का करंट भाव है, मुझे लगता है ये 250 के पार जाना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 243 का होना चाहिए, 3 रुपए की रिस्क होगी। 250 के पार निकलेगा तो 252 टू 255 तक के अपसाइड देख रहा हूँ। वेदांता पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, मुझे लगा जब आपने बिगुल की रिक्वेस्ट करी आप एस्कॉर्ट्स पर राय देने वाले हैं क्योंकि वो भी रेडार पर आ रहा है और वहां पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स का भी चार्ट एक बार जरा देखें वागले साहब, काफी एक्शन में आ रहा है। एस्कॉर्ट्स का एक सपोर्ट से बाउंस है जो कि लगभग 3060-70 का, आज का जो लो है 3075 का, या आज अभी करंट लेवल पे 3163 पे रेजिस्टेंस एरिया में एस्कॉर्ट्स मूव हो रहा है, 3170 3180। मुझे लगता है आपको एस्कॉर्ट्स अगर लेना है तो कंफर्टेबल क्लोज अबाउ 3200 होगा, फिर मैं 33-3350 तक की बात करूंगा। फिलहाल एस्कॉर्ट्स अभी भी ये कंफर्ट नहीं दे रहा है कि वो और चलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग विटनेस हो सकता है। ओके, वैसे तो इस समय स्पाइक दिखा रहा है बट ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो वागले साहब की तरफ से ट्रेड की राय नहीं है एस्कॉर्ट्स पर, हालांकि स्टॉक में थोड़ा एक्शन दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, एक बैंकिंग स्टॉक अभी रडार पे आया है, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 149.40 149.50 149.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, वैसे भी पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक हर रोज धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है, तो ये स्टॉक अभी लग रहा है कि 150 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव आने वाले दिनों के अंदर यानी अगले हफ्ते के अंदर फेडरल बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 146 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 146 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 153 का, दूसरा टारगेट 155 का, ये दोनों शॉर्ट टर्म के टारगेट है और 155 का लेवल निकलने के बाद स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए 146 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 153 153 और 155 ये दो टारगेट ऊपर में अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। 153 155 ये है आपके लिए दो टारगेट। फेडरल बैंक ये है आपका काउंटर जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। स्टॉक में एक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुमित जी, इस पर भी रखेंगे नजर, देखते हैं कैसी मूव आएगी। फार्मा स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, फार्मा अर्निंग्स का भी पीरियड है, बायोकॉन की भी बात चली रही थी। आइए एक बार नुपुर से जाना जाए, बायोकॉन जिसके नंबर्स आज ही आएंगे, आई थिंक शाम को या देर रात ही आते हैं इसके नंबर्स, क्या है एक्सपेक्टेशन बाजार की? नुपुर बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली बायोकॉन के नंबर्स वाई बेसिस पे देखेंगे तो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशन किया था वाइटर्स का, तो आपको बेस लो दिखेगा, उस पर नतीजा आते हुए दिखेंगे। हालांकि अनुमान देखेंगे तो यही माना जा रहा है कि नतीजे काफ़ी अच्छे रह सकते हैं दूसरी फार्मा कंपनीज की तरह। कंपनी की आय देखें तो करीबन 57% की ग्रोथ यहाँ पर लेकर चल रहे, 3640 करोड़ के आसपास आपको आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे भी देखें तो 80% की ग्रोथ यहाँ पे लेके चल रहे, डबल होता हुआ आपको कामकाजी मुनाफा दिखेगा। मार्जिन भी 20% से बढ़ के 23% के होते हुए नजर आ सकते हैं, और मुनाफा देखें तो 152 करोड़ के आसपास का आपको आते हुए नजर आ सकता है। वाई कंपेरेबल नहीं है क्योंकि वाइटर्स का एक्विजिशन किया था तो बेस थोड़ा लो है, लेकिन बायोसिमिलर्स की सेल्स पर नजर है, बायोलॉजिक सेल्स डबल होने की उम्मीद है क्योंकि वाइटर्स का जो इंटीग्रेशन है
वो पूरा हो चुका है। साथ ही साथ मार्केट शेयर जो कंपनी का बढ़ते हुए दिखाए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के बाद उसके चलते ग्रोथ में एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको नतीजे अच्छे नजर आएंगे। उम्मीद यही है कि अच्छे रहेंगे नतीजे, और जो नए लॉन्चेस लगातार फार्मा कंपनीज की तरफ से आते हुए नजर आए, यहाँ पर भी नए लॉन्चेस पर ही रहेगी नजर। तो वाई कंपेरेबल नहीं है क्योंकि बायोट्रेस का एक्विजिशन किया था, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद है। मार्जिन एक्सपेंशन, बायोकॉन के नंबर्स की बात कर रहे हैं। लंबे समय बाद आई थिंक इतना पॉजिटिविटी है बायोकॉन के नंबर्स में। कामकाजी मुनाफा देखिए 80% ग्रोथ आपको दिखा सकता है, आय 57% बढ़कर आई थी, और रेवेन्यू लेड ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां तक बायोकॉन का सवाल है। देखते हैं परफॉर्मेंस आती है, यानी एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हाई इस काउंटर के लिए चल रही है। एक चार्ट चेक भी हो जाए बायोकॉन पर। सुमित जी एक बार बायोकॉन का चार्ट देखें, बताएं सर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं। 225 का लेवल इस समय। जो देखिए बायोकॉन के अंदर पिछले 15-20 दिनों में या 1-1.5 महीने में ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। बायोकॉन का भी जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 220 रुपए 222 रुपए के आसपास का बन रहा है। तो ये लेवल जब तक टूटेंगे नहीं तब तक इसमें फ्रेश गिरावट नहीं आएगा। ये लेवल सपोर्ट टूटेंगे तभी इसमें फ्रेश गिरावट आएगा, और यहां से ऊपर में तेजी देखने को मिलेगी। और जब भी ऊपर में 230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में बायोकॉन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 230 के ऊपर फ्रेश खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। 220 का नीचे में सपोर्ट है। ओके, ये है आपके लिए बायोकॉन। देखते हैं इस पर क्या है बाजार की राय। नतीजे इसके अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाद में बायोकॉन के तो अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन है ही। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर थोड़ा मूव आपको इस समय आ रहा है। हिंदुस्तान कॉपर, इसके नंबर्स आने वाले हैं, और हिंदुस्तान कॉपर में थोड़ी मूव आ रही है, हल्की सी मूव आ रही है। हालांकि ज़्यादा सबड्यूड काउंटर रहा है, बट थोड़ा एक्शन इसमें भी बन रहा है। हिंदुस्तान कॉपर के भी नंबर्स आने वाले हैं, इस पर भी रखिएगा नजर। बट फार्मा स्पेस से एक और काउंटर है जिसके नंबर्स आएंगे, और वो है ग्लेनमार्क। नुपुर बताइए यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है? यहाँ पे थोड़ी सुस्त परफॉर्मेंस रह सकती है क्योंकि इस बार अनुमान है कि कंपनी की आय सिर्फ 5% से इस क्वार्टर में बढ़कर आपको आती हुई नजर आ सकती है। 3540 करोड़ का हमारा अनुमान है। कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो 7% की ग्रोथ हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। 665 करोड़ के आसपास आपको कामकाजी मुनाफा आता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन स्टेबल रहेंगे, 18% के आसपास के मार्जिन कहते हैं। इस बार भी 18-18.5% के मार्जिन आते हुए नजर आ सकते हैं। मुनाफा देखें तो आपको 2% की गिरावट यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। 260 करोड़ का जो है 260 करोड़ से घट के 255 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आता हुआ नजर आ सकता है। वीक सीजन है कंपनी की तरफ से, वीकली का परफॉर्मेंस यहाँ पे जो सीजन है ये काफ़ी थोड़ा कमज़ोर रहा है, जिसके चलते आपको नतीजों पे असर दिखेगा। हालांकि डर्मा ब्रांड के इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट्स किए कंपनी ने बेचे हैं ये ब्रांड्स, तो उसके चलते इंडिया कारोबार में सिर्फ 5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिख सकती है। यूएस फॉर्मुलेशन में हालांकि हमने दूसरी फार्मा कंपनीज में देखा है कि अच्छा रहा है यूएस का कारोबार, तो यहाँ पे शायद सरप्राइज एलिमेंट आ सके, लेकिन फ्लैट ग्रोथ की उम्मीद है। यूरोप से अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो एक म्यूटेड क्वार्टर ग्लेनमार्क की तरफ से हो सकता है। मार्जिन 19% के आसपास रह सकते हैं और सिर्फ 5% की रेवेन्यू ग्रोथ लेके चल रहे हैं। तो बाकी फार्मा के हिसाब से उतने अच्छे इसके नहीं रहे। अच्छे नहीं हो सकते। ओके, तो ग्लेनमार्क शायद उतने खास नहीं रहे। बायोकॉन के बढ़िया नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है ही, यहाँ पर भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए, जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार, लेते हैं उनसे कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं सर क्या करना है इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप अच्छी रिकवरी, स्मार्ट रिकवरी में बोलूंगा और देखने मिली है, और मेनली लेड बाय गुड सपोर्ट फ्रॉम बैंक्स। जो हिसाब से निफ्टी या नेगेटिव था 19,400 डिफिकल्ट लग रहा था, बट उसके ऊपर आया है। तो जो पुट ऑप्शन हमने दिया था उस पर तो स्टॉप लॉस हुआ है। जब कल सेंसेक्स का पुट ऑप्शन दिया तो उसमें तो सारे टारगेट्स हासिल हुए थे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है दीप ये थोड़ा एक ब्रॉडर व्यू लेकर चलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग्स में जो हिसाब से स्ट्रेंथ है लो लेवल्स वहाँ पे आपको बाइंग आते हुए देखने मिलेगी जब तक एक बाउंस बैंक्स का खत्म नहीं होता। तो 22 नवंबर की एक्सपायरी का 44,000 का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। 262-63 रुपए पर मिल रहा है। 262-263 पर आपको 44,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 22 नवंबर की एक्सपायरी का मिल रहा है। नेक्स्ट वीक का इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज नेक्स्ट वीक इज अ ट्रंकेटेड वीक। मंडे को मार्केट्स ओपन है, ट्यूसडे को हॉलीडे एंड देन वेडनेसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। सो ज़्यादा समय है नहीं। अगर मंडे साइडवेज में रहेगा तो मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा, इसीलिए उसके बाद वाली एक्सपायरी का हमने कॉल चूज किया है। यहाँ पे आपको 146 का एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना होगा।
इस पे, एंड टारगेट्स इसमें बनेंगे 370 रुपए से लेकर 460 पे। सो 370, 460 ये तो टारगेट्स के लिए आप ये कॉल ऑप्शन खरीदे। ये पोजिशनल थोड़ा रहेगा, कीपिंग इन माइंड के नेक्स्ट वीक ट्रंकेटेड वीक। और बैंक जय एक बार स्ट्राइक प्राइस फिर से बोलेंगे, कौन से स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की आप राय दे रहे हैं? ये 44,000 44,000 ओके यस। हाँ, जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अगर आप देखें तो एक लोअर लेवल्स पे अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है, एंड कुछ स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में जैसे एक्सिस और इंडसइंड बैंक। सो अगर HDFC कोटक का फर्दर सहारा अगर मिल गया तो आई थिंक 44,000 टेस्ट करने का तो उसको निकालने का चांसेस है बैंक निफ्टी का, इसीलिए ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो 44,000 की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है बैंक निफ्टी की, ये ध्यान में रखिएगा। और अगले हफ्ते की एक्सपायरी की नहीं, उसके भी अगले हफ्ते की एक्सपायरी, यानी कि जय आपको कह रहे हैं 15 नवंबर की एक्सपायरी नहीं बल्कि 22 नवंबर की एक्सपायरी की आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलनी है। 262 के लेवल पर मिल रही है, 370 और 460 के टारगेट्स रहेंगे। तो आगे जय को अच्छा एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। आखिरी 15 मिनट बाकी हैं ट्रेड के, कुछ और कॉल्स पर अपडेट्स भी लेने। आशु सर, 2 टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो आपने रिसेंटली रेकमेंड किए हैं उस पर आपका अपडेट लेना चाहूंगा, क्योंकि पावर स्टॉक्स आज मोमेंटम में भी हैं। तो एक बार टाटा पावर पर बताइए, आपकी रिसेंटली बुलिश व्यू भी आया था, और मेटल्स पर भी हमारा फोकस है। टाटा स्टील, इस पर भी आपने बुल कॉल स्प्रेड दिया था 2 दिन पहले, दोनों पर अपना अपडेट दें सर। दीपांशु, बहुत छोटी छोटी मैंने कहा ना बोरिंग मूवमेंट हो रही है। 119 25 30 था, अब 120 50 है। लॉट साइज बड़ा है, 120 25 1:1 स्प्रेड है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। टाटा पावर की बेस्ट चीज है, रिजल्ट आए, कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड किया, वहां से वापस देखिए वो एक दिन का डिप था, वापस आ गया। तो ब्यूटी ऑफ स्प्रेड क्या होती है दीपांशु, कोई डर नहीं था कि अपना 3-3.5 रुपए में स्प्रेड बना हुआ है टाटा पावर, क्या ले जाएगा हमारे से। आप देखिए वो वापस नीचे आया, वो डाउनग्रेड के बाद वापस ऊपर खड़ा हो गया। जब हमने स्प्रेड बनाया था 249-50 का भाव था, वापस 52-53 हो गया। तो चारों स्प्रेड दीपांशु जो हिंडाल्को का है, L&T का है, टाटा स्टील का है और टाटा पावर का, बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बोरिंग फेज है, लेकिन व्यू सब में पॉजिटिव है। अभी जैसे राकेश जी ने बोला NTPC में, NMDC में, PSU स्टॉक्स में, मतलब व्यू सब में पॉजिटिव है। अब आप प्ले कैसे कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मंथ में भी आज भी हम 10 तारीख पे मतलब पहुंचे हैं, मंथ बड़ा है, 20 दिन और है अभी हमारे पास। तो आई थिंक अभी भी मार्केट मुझे ठीक लगती है, और अगर मार्केट रेंज में रहे भी और कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करें तो अच्छा है ना। थोड़े से पैसे लगा के अगर हमें मिलती है तो शांति कितनी है, मतलब मुझे ना गाजा का डर है, ना हमास का डर है, ना ईरान का डर है कि वो है, और मार्केट में पार्टिसिपेशन भी पूरी है ऊपर है। तो ये चारों 5 स्टॉक्स हैं जिनके स्प्रेड है, मतलब व्यू पॉजिटिव है। बाकियों में भी कुछ सिलेक्ट है, एज आई सेड के अदर देन पॉपुलर स्टॉक्स, बिल्कुल बने रहे, कोई टेंशन नहीं है। बने रहे, कोई टेंशन नहीं है। जो 3-4-5 स्टॉक्स आशु सर के रेडार पर हैं, कोई परेशानी नहीं है। डेज हाई पर बाय द वे आपके लिए इस समय टाटा पावर ट्रेड कर रहा है 250 के ऊपर, रेंज में ही है, बट कोई परेशानी की बात इस समय बाजार में दिख नहीं रही है। आइए बात करते हैं ONGC की, इसके आने वाले हैं नंबर्स। वरुण हमारे साथ तैयार बताने के लिए बाजार का अनुमान। वरुण बताइए ONGC। तो दीप थोड़े सबड्यूड नंबर्स देंगे। अब सबड्यूड इसके लिए कि आप देखेंगे अगर तो ग्रोथ अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ 8.8% के आसपास आएगी यहाँ पे। कंपनी के जो ऑयल रियलाइजेशंस है उसमें भी अच्छी ग्रोथ थी, करीब 10% के आसपास की ग्रोथ जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो ब्रांड का मूवमेंट था वो काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है इनके फेवर में था, तो उसका फ़ायदा कंपनी को होना था। लेकिन जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया है उसका इम्पैक्ट भी होना है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा इन कंपनीज के एबिटा फ्रंट पे होता है। इसके लिए आप देखिए रेवेन्यूज़ में 8-8.5% की बढ़त के बावजूद कंपनी का एबिटा जो है वो केवल 1% बढ़ेगा, और मार्जिन जो है 57.53% से गिर के करीब 53.5% के आसपास आने वाले हैं, यानी कि करीब 4% आसपास जो है वो इस कंपनी के मार्जिन्स गिरने वाले हैं। जबकि तेल और गैस की जो बिक्री है उसमें 3-4% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन विंडफॉल गेन टैक्स जो है इन कंपनियों का मुनाफा पूरी तरह से खाने वाला है, और इसके लिए मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो महज 8% के आसपास की वहाँ बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कारोबार में ग्रोथ नहीं है, कारोबार में ग्रोथ है। क्रूड का जो मूवमेंट है वो भी इनके फेवर में है, लेकिन पूरा पैसा सरकार ले गई। एक्चुअली आपने एक बार रिसर्च करी थी ना, विंडफॉल एक्चुअली क्रूड के प्राइसेस ऊपर नहीं जाए तो इनके लिए बेटर है। तो इनके लिए बेटर है, क्योंकि वही होगा ना दीप, अगर $75-80 के आसपास रहता है कच्चा तेल का दाम तो इनको चलेगा, तो फिर कोई टैक्स लगता नहीं विंडफॉल गेन टैक्स। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जाता है करीब $5 के आसपास, मेरे ख्याल से $75 के ऊपर गया, जैसे तो फिर आपको लग गया $4-5 के आसपास। एक्चुअली अब तो इनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, एटलीस्ट कच्चा तेल नीचे आ गया, कच्चा तेल आ रहा है, परेशानी। लेकिन फिर इनको गेन भी नहीं है ना, जो है स्टेबल है, उसके ऊपर जाएगा तो गया।
ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए ONGC जिसमें रखनी है आपको नजर। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है हिमांशु जी की तरफ से। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। दीप, सीमेंट स्टॉक्स में ट्रैक्शन है और मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में जिस तरह का मूव बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है और स्टॉक शायद मुहूर्त ट्रेडिंग वाले सेशन में एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने का पोटेंशियल रखता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। 8,720 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस 8,685 रुपए का और अपसाइड में 8,760, 8,800 के दो टारगेट्स 1 से 2 दिन का व्यू रख के अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करके चलने की सलाह है। हाई पर अल्ट्राटेक ट्रेड कर रहा है, तो सीमेंट स्टॉक्स का जो मोमेंटम है वो बरकरार आपको दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जेके सीमेंट का चार्ट भी देख रहा था, वहां पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। अल्ट्राटेक पर हिमांशु जी की कॉल है। आइए देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आया है बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। दिपांशु, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी भी डे हाई पे है। इनफैक्ट मार्केट डे हाई पे आ गया है क्लोजिंग में। बैंक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 194 रुपए, 194 रुपए 40 पैसे, 194.40 पैसे अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है और अभी क्लोजिंग में लास्ट 15-20 मिनट के अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है। कल का और परसों के हाई के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, बढ़िया बैठ रहा है, यहाँ पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट या स्टॉप लॉस है 190 रुपए, 191 रुपए के पास है, तो 191 के स्टॉप लॉस से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 200 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 202 रुपए का। ये दोनों बाउंस बैक के टारगेट है। पोजिशन टारगेट में बैंक ऑफ बड़ौदा और ऊपर के लेवल दिखा सकता है, तो 191 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 202 के टारगेट्स के लिए। 2 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन आते हुए दिख रहा है। बाजार का मूड माहौल पिछले 5 मिनट में आपको बढ़िया सुधार दिखा रहा है। बैंक निफ्टी आपका 150 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी अब आपका पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 0.5% ऊपर आपके स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स भी आ चुके हैं। तो डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहा है और पिछले 5-10 मिनट की ये मूव है जहां से आपको एक शार्प अपटिक आते हुए दिख रही है। आइए इसी का फायदा उठाते हैं और लेते हैं अनिल जी से भी उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक अनिल जी। इनफैक्ट आज की नहीं, इस संवट की भी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी आपके लिए आप शेयर कर रहे हैं और इसी का इंतजार था। आई थिंक बाजार वेट भी कर रहा था कि आप आए जुड़े, क्योंकि अभी अभी 5 मिनट पहले से ही स्पाइक आना शुरू हुआ है। पूरा क्लोजिंग शो सुस्त निकला है, बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार हुआ है। अब आपके लिए बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर हो गया है। 43,830 के लेवल पर बैंक निफ्टी दिख रहा है, एग्जैक्टली 150 पॉइंट ऊपर। निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 19,430 के लेवल पर निफ्टी भी इस समय ट्रेड कर रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स वहीं का वहीं है जो 2:30 बजे था, 70 पॉइंट ऊपर। बट बाजार काफी मजबूत हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप जो 1 घंटे पहले एकदम फ्लैट थे, अब दोनों आधा % ऊपर है। तो वापस स्पाइक है और डेज हाई पर है इस समय सर, क्या करना है? गुड आफ्टरनून दीप। मेरे ख्याल से मुहूर्त ट्रेडिंग की तैयारी कर रहा है। मार्केट देख लीजिए एकदम अच्छे माहौल में है और आपसे बात 2:30 बजे कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। बाजार में मूड माहौल ठीक ही है, कोई चिंता की बात है नहीं। हल्की फुल्की थोड़ी बहुत बीच बीच में कहीं डिप आती है, वो खरीदना ही है आपको और अच्छे लेवल से रोज मार्केट मौका देता है और ट्रेंड भी कमोबेश। वैसे ही इस हफ्ते आप देखिए 5 में से 4 ट्रेडिंग सेशन सेकंड हाफ में अच्छी तेजी होकर डे हाई पर जाकर बाजार बंद होते दिख रहे हैं और संडे को वापस मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हम मजबूती के साथ खुलेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट अच्छा है, इंडाइसेस अच्छे हैं, डाउ फ्यूचर्स आपके अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। कुछ एक अलग काम ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ ऐसी खरीदारी आज करें जो आप संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बेचकर प्रॉफिट बुक करें। आमतौर पर लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉफिट बुक करके संडे की मुहूर्त ट्रेडिंग पर अगर आपके अकाउंट में मुनाफा है तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है और फिर नया निवेश भी आप कर सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल मूड माहौल बढ़िया है, तेजी की पोजीशन के साथ बरकरार रहें। लॉन्ग पोजीशन अगर थोड़ी बहुत बनाना चाहें तो बना सकते हैं इस कंडीशन पे कि अगर निफ्टी आपको 19,300 के आसपास मिले रविवार को तो चांस कमी है, सोमवार को या कभी, तो फिर वहां पर आप और ऐड करेंगे। बैंक निफ्टी तो आप देखिए लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन है, 43,600 के ऊपर की क्लोजिंग जो चाहिए मिल ही रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं हम और चाहें तो 43,500 या 43,600 का एक पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। सो ओवरऑल रुझान मजबूती की तरफ है रहेगा
और कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी खरीदारी करने की ही राय है। पूरा ट्रेडिंग के लिए फायरवर्क सर? हाँ बिल्कुल होना है। और अपना तो जीप देखिए, पिछले सीरीज की एक्सपायरी गुरुवार के दिन से व्यू बहुत क्लियर था। इनफैक्ट उस हफ्ते से कि आपको दिवाली तक व्यू पॉजिटिव ही रखना है। एक आध दिन की डिप पर भी अपना व्यू बहुत क्लियर था कि दिवाली तक आपको व्यू पॉजिटिव ही रखना है। कोई खास कमजोरी वाले संकेत है नहीं, कहाँ कमजोरी हुई है दिवाली के बाद देखेंगे अब मंडे को और कि किस तरह का माहौल बताया कि ओवरऑल बिल्कुल तेजी के साथ बने रहे। ठीक है, संडे की जो ट्रेडिंग सेशन होगी वो आज के ग्लोबल संकेतों के दम पर भी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहेगी क्योंकि मोटर ट्रेडिंग पर लोग स्टॉक्स पर ज्यादा अप्रोच रखना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो कुछ नए शेयर साल 2 साल के लिए खरीदना चाहते हैं। बट बाजार का ओवरऑल व्यू माहौल पॉजिटिव है। और जो दिवाली तक की हम तेजी की बात करते हैं उसको हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। मुझे लगता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के पहले तक, मतलब 25-26 नवंबर तक के आसपास, जहाँ से इलेक्शन के रिजल्ट आने का, जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने उससे पहले जो आखिरी चरण के चुनाव होंगे, वहां तक व्यू बाय ऑन डिप्स का है। वहाँ जैसे जैसे हम इलेक्शन रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे वहां पर रिव्यू करेंगे आगे किस तरह की सिचुएशन रहती है, लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार में पॉजिटिव साइड पर है। सर एक अपडेट और वो है नेस्को। आज का दिवाली ऑफर, वैसे तो आपने खैर 3 से 5 साल के भी टारगेट्स दिए हैं, नियर टर्म में आपने 780, 800 और फिर 1000 तक के टारगेट्स दिए थे। आज का हाई 770 का बनाया सर इस काउंटर ने। अभी भी अगर देखें तो 755 पर है, ऑलमोस्ट 12% ऊपर नेस्को। नहीं बिल्कुल देखिए, कुछ शेयरों को आपको मैं फिर कहता हूँ कि प्राइस टारगेट से मत लीजिए, टाइम टारगेट से लीजिए। और ये कोई आज के लिए है भी नहीं। और ये सारे दिवाली ऑफर जो है आज छोड़ दीजिए। जब भी आपकी प्राइस से 10% नीचे आए आपको इनमें SIP करनी है और 2 से 3 साल के लिए निवेश करना है। मजा तभी आएगा, पैसा बड़ा तभी बनेगा जब आप टुकड़ों में खरीदेंगे, फॉल में खरीदेंगे और अच्छा लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे। भाई FD से 2 गुना 3 गुना रिटर्न अगर चाहिए, 4 गुना रिटर्न चाहिए तो फिर यही तरीका है। कुल FD से बेटर रिटर्न चाहिए तो यही तरीका है। डिप में खरीदारी करें। आज खैर बड़ी मूव आ गई है नेस्को, इसको भी अपने रेडार पर रखें। शुक्रिया अनिल जी जुड़ने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इस संवट की आखिरी स्ट्रैटेजी थी, पर चिंता मत करिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन दोबारा अनिल जी से हम जुड़ेंगे और पूरे शो में अनिल जी बाजार पर अपने मंत्र, कुछ बेहतरीन कॉल्स भी अनिल जी प्रॉमिस कर रहे हैं देने की, और इसके साथ ही बाजार का पूरा एक्शन भी रहेगा। तो 12 नवंबर शाम 5 बजे से लगातार जी बिजनेस से आप जुड़िए। मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन के लिए नए संवट की करेंगे साथ में हम शुरुआत। बट इस संवट के आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं। अनिल जी की स्ट्रैटेजी भी हमारे सामने आ चुकी है। बैन से बेनिफिट इस संवट में आखिरी बार एक बार ले लेते हैं आशीष की तरफ से। 4 स्टॉक्स बैन में। आशीष बताएं, ये लिस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल दीपांशु, लगातार रोज स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं लिस्ट में। फिलहाल 4 स्टॉक हैं हमारे पास। चंबल फर्टिलाइजर जिसकी पोजीशन है 97%, डेल्टा कॉप 92%, MCX है 83 और GNFC करीब 82% के आसपास है। किसी की भी पोजीशन फिलहाल 80% से नीचे नहीं आई है, तो कंफर्मेशन नहीं कि इन चारों में से कोई स्टॉक एग्जिट करेगा, लेकिन लगातार एडिशंस अब देखने को मिल रहे हैं। अब जी एंटरटेनमेंट को देखिए, यहाँ पर पोजीशन में तेज इजाफा देखने को मिला है। 101% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो जी एंटरटेनमेंट निश्चित है स्टॉक आपको बैन में दिखेगा। और एक और स्पेस काफ़ी बजिंग है, वो है पूरा गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस। यहाँ पर अगर आप देखें तो मनोप्रम में पोजीशंस बढ़ी हैं, कल 91.5% थी क्लोजिंग के समय, अब बढ़कर हो गई है राउंड फिगर आप 100% ही समझ लीजिए। तो जी एंटरटेनमेंट और मनोप्रम 100% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ बैन में आएंगे। बाकी चंबल फर्टिलाइजर, डेल्टा कॉप, MCX और GNFC ये चारों स्टॉक आपको बैन में नजर आएंगे। 2 दिन पहले तक एक स्टॉक था बैन में, अब 6 स्टॉक हो गए टोटल। वो दिखा रहे, फिर ये सीरीज अभी वापस आपको चुस्त होती हुई दिख रही है। 6 स्टॉक्स अब आपके बैन में आने की तैयारी में। शुक्रिया आशीष ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। संवट की करेंगे अंत, और इस साल हमने देखा है करीब 9% की गेन आपके लिए निफ्टी पर आती हुई दिखी है। तो अच्छा साल रहा है बाजार के लिए, और आप 19,450 के आसपास क्लोजिंग के लिए हो रहे तैयार। इससे पहले मैं क्लोजिंग पे जाऊं, आई थिंक सुमित जी की तरफ से एक कॉल आ रहा है। सुमित जी बताएं सर, आपका सुपर हिट कॉल पे आया है। FMCG काउंटर्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 437.10। स्टॉक का नाम है ITC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। ये अभी यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, तो यहां पे खरीदारी करें। अगले हफ्ते के अंदर ITC में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है 432 रुपया, 432 रुपया 50 पैसे के पास है, तो 432.50 का स्टॉप लॉस लगा के ITC में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 442 रुपए का, दूसरा टारगेट 445 रुपए का। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए है, पोजीशन टारगेट ऊपर के बनेंगे, तो खरीदारी करें 432.50 के स्टॉप लॉस से
442 445 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए आईटीसी। जाते जाते ये एक काउंटर जो सुमित जी के रेडार पर है। पर आज दिन था एनटीपीसी का 2% ऊपर, टॉप गेनर है निफ्टी का, अच्छी मूव आ रही है। टाटा पावर में भी अपने अच्छा एक्शन दिखा है। ओएनजीसी नतीजों से पहले एक्टिव है। टेक महिंद्रा में अच्छी मूव आई। टाटा कंज्यूमर, अल्ट्राटेक, एक्सिस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, ब्रिटानिया, आइशर, टाटा स्टील, एचयूएल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, यहाँ पर भी आपको अच्छी गेंस दिखी है। वीकनेस थी हीरो मोटोकॉर्प में 2% नीचे, एमएनएम नतीजों के बाद करीब 2% नीचे, एचसीएल टेक पर प्रेशर था, हिंडाल्को इसके भी नतीजे आए थे 0.5% की कमजोरी, टाइटन, रेड्डीज, इंडसेंड, अपोलो हॉस्पिटल, यूपीएल, इन्फोसिस और विप्रो, यहाँ पर भी आपने वीकनेस आती हुई देखी। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन आपने वेदांता में देखा है, 4% का उछाल। पीएफसी, आरएसी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आज भी बड़ी तेजी आई। औरो फार्मा यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आपको दिखा है। बीएचईएल में खरीदारी आई है। जेके सीमेंट में पॉजिटिविटी थी। अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स कुबोटा दोनों में ही पॉजिटिविटी आई। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर अच्छा एक्शन था। साथ ही फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके भी अच्छे मूवमेंट हुए हैं। जी एंटरटेनमेंट 5% फिसला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलमोस्ट 5% नीचे है। मुथूट पर भी आपने 4.5% का कट देखा है। पीरामल एंटरप्राइजेज, इंटरग्लोब एविएशन, पेट्रोनेट, मनापुरम, वोडाफोन, साथ ही डॉक्टर लाल पैथलैब्स, संवर्धना, मदरसन सिटी, यूनियन बैंक, एबीबी, टाइटन और पिडलाइट, यहाँ पर आपने कमजोरी देखी है। ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी हुई थी आज लिस्टिंग, 20% के प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद थ्रू द डे ठीक ठाक एक्शन इसमें भी आपने होते हुए दिखा। तो अच्छा ट्रेडिंग सेशन था बाजार के लिए। एंड में आपने रिकवरी आते हुए देखी है और अच्छी बात है कि इस संवट को आप डेज हाई पर क्लोज करते हुए देख रहे हैं। लाइफ हाई पर तो नहीं, लाइफ हाई से तो थोड़ा डिस्टेंस है, बट एटलीस्ट डेज हाई पर रिकवरी के साथ आप क्लोज हो रहे हैं। 0.5% ऊपर स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में, 0.5% ऊपर बैंक निफ्टी डबल सेंचुरी लगाते हुए और करीब 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी की आपके लिए क्लोजिंग हो रही है। तो अच्छा सेशन रहा है। मूरत ट्रेडिंग पर तो ऑफ कोर्स इसको आगे बढ़ाएंगे, बट ये संवट आपके लिए पॉजिटिव नोट पर बंद हो रहा है। धनतेरस के शुभ मौके पर बाजार की भी टुवर्ड्स द एंड एक अच्छी परफॉर्मेंस है। सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का आज शो में हमारे साथ देने के लिए। आशु सर, हिमांशु जी, विश्वेश जी, बंसल जी, साथ ही जय, सुमित जी एंड ऑफ कोर्स वागले साहब। धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली और मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर आप सबसे फिर से करेंगे मुलाकात। एंजॉय करिए वीकेंड अपनी फैमिली के साथ, कुछ बढ़िया शॉपिंग भी करिए। हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाजार के एक्शन को बढ़ाएंगे आगे।